यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीरीज में आज का जो एएस है वो है AS9। बहुत ही प्यारा एएस है। कंटेंट वाइज बोलूं तो थोड़ा छोटा एएस है। एएस का नाम है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में बताता है कि कब हम अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, एएस में कवरेज क्या होगा, तो सबसे पहले तो रेवेन्यू का डेफिनेशन ही देखेंगे। ठीक, और ये एएस सब टाइप के रेवेन्यू, सब टाइप के इनकम से डील नहीं करता। कहीं से भी आपको रेवेन्यू आ जाए, कहीं से भी आपको गेन हो जाए किसी चीज को सेल करके, उससे डील नहीं करता। सिर्फ इसके स्कोप में 5 टाइप्स ऑफ रेवेन्यू आते हैं। ठीक है, स्कोप ऑफ AS9। सर कौन से 5 टाइप के रेवेन्यू है जिनके बारे में ये बताता है? एक नंबर सेल ऑफ गुड। ठीक, गुड सेल करके जो रेवेन्यू आया। दूसरा रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज प्रोवाइड करके जो रेवेन्यू आया। थर्ड है इंटरेस्ट। कई बार हमारे इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा होता है। ठीक, तो इंटरेस्ट रेवेन्यू, जैसे कि लोन प्रोवाइड किया है उस पे इंटरेस्ट मिल रहा है। चौथा है डिविडेंड का रेवेन्यू, कि डिविडेंड को कब रिकॉग्नाइज करेंगे। और पांचवा है रॉयल्टी के बारे में बात करता है। समझ रहे हो? तो ये एएस, अच्छा एएस का नोट्स, हाँ जी बहुत समराइज। ये देखो, ठीक है, AS9 का नोट्स एकदम समराइज वे में बना दिया आप लोगों के लिए। और ये जो है, ये तीन, ये हमें कब मिलता है? जब हम एंटरप्राइज की रिसोर्सेज को यूज करते हैं। अब रॉयल्टी कमाना हो तो अपनी नो हाउ, अपना पैटेंट किसी को देना पड़ेगा ना, तभी तो वो बदले में हमें रॉयल्टी देगा। तो हमने अपनी रिसोर्सेज को प्रोवाइड किया किसी को, जिसके बदले में ये मिल रहा है। ठीक, इंटरेस्ट कमाना हो पैसा लोन पे देना पड़ेगा। डिविडेंड कमाना हो पैसे को शेयर में इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक, तो ये रिसोर्सेज जो है, जो हम लगाते हैं उसके बदले में आया हुआ रिटर्न है। डिटेल में अभी देखेंगे, डोंट वरी। ये तो मैं क्या लिख रहा हूं, कवरेज, क्या पढ़ेंगे क्या। थर्ड है आउट ऑफ स्कोप, कि क्या इसमें कवर्ड नहीं है। ये AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन की तो बात करता है कि रेवेन्यू को कब बुक में रिकॉग्नाइज करेंगे, कब दिखाएंगे कि रेवेन्यू हमने अर्न कर लिया, बुक में इनकम कब दिखाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे रेवेन्यू हैं जो ये डील नहीं करता। और चौथा लिख लो एडिशनल कॉन्सेप्ट। ठीक, चौथा लिख लो एडिशनल कॉन्सेप्ट। चलो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं रेवेन्यू की डेफिनेशन से। बहुत प्यारा डेफिनेशन है, डेफिनेशन में बहुत चीज है। डेफिनेशन कहता है रेवेन्यू का मतलब ग्रॉस इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल एंड अदर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन फ्रॉम एक नंबर मैंने तो बोला ही,
सेल ऑफ गुड से अगर आता है तो उसको ये रेवेन्यू बोलता है। 5 ही चीज से डील करता है ना। दूसरा, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज से अगर वो आया तो, थर्ड, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रॉयल्टी। अभी ये डेफिनेशन को डिकोड करने वाला हूं, क्या कहना चाह रहा है लिख लो पहले। इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रॉयल्टी फ्रॉम एंटरप्राइज रिसोर्सेज लिख दोगे तो चलेगा। अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यहाँ पे लिख रखा है फ्रॉम यूज ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज लिख दोगे तो चलेगा। कहने का मतलब एंटरप्राइज की रिसोर्सेज को यूज करके अगर हमने इंटरेस्ट कमाया तो इसकी भी बात करता है ये। डिविडेंड हमें रिसीव हुआ, रॉयल्टी रिसीव हुआ, इसकी भी बात करता है ये। ठीक। रेवेन्यू क्या है? तो एक तो देखो इनफ्लो है। ग्रॉस वर्ड को अभी हाईलाइट कर देते हैं, 2 मिनट बाद डिस्कस करेंगे। रेवेन्यू इनफ्लो है। मान लो गुड्स सेल करते हो तो बदले में पैसा आएगा। ठीक। क्या आएगा बदले में? कैश। कई बार गुड्स सेल तो कर देते हैं, क्रेडिट में सेल करते हैं, तो उस समय कैश नहीं आता, हमारे लिए डेटर अराइज होता है, रिसीवेबल है वो, बाद में उस रिसीवेबल से हमें इनफ्लो आएगा। तो अभी क्या मिला हमें? रिसीवेबल। कई बार हम कैश में सेल ही नहीं करते। अदर कंसिडरेशन का मतलब क्या है? मान लीजिए मैंने गुड्स सेल किया मिस्टर ए को। मिस्टर ए जिस चीज को सेल करता है, मिस्टर ए किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करता है जिसकी जरूरत मुझे है। मैंने बोला कि आप काम करो, पैसा ना दो, सामान भिजवा देना जो मैं बोल रहा हूं। तो क्या वो सेल नहीं मानूंगा? जो गुड्स मैंने बेचा सेल मानूंगा। कंसीडरेशन कैश में नहीं था। इनफ्लो आना चाहिए कंसीडरेशन के रूप में। अब वो चाहे कैश के रूप में आए, रिसीवेबल के रूप में आए, या कोई अदर कंसीडरेशन के रूप में आए। ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लो। मान लो किसी को 50,000 मुझे देने थे, करेक्ट? किसी को पे करने थे 50,000। अब हुआ क्या, उसे सामान की जरूरत थी, मैंने अपना गुड सेल कर दिया 50,000 का। अब वहां पे कैश वो मुझे दोबारा देगा क्या? नहीं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी उसको देने थे 50,000। तो वो कैश इनफ्लो है? बिल्कुल है, वहां पे भी तो कंसिडरेशन है। तो रेवेन्यू एक इनफ्लो है जो कैश के फॉर्म में हो सकता है, रिसीवेबल के फॉर्म में हो सकता है, या अदर कंसिडरेशन के फॉर्म में हो सकता है। इसके आगे एएस ने वर्ड लगाया है ग्रॉस। ठीक। ग्रॉस इनफ्लो का मतलब क्या होता है? देखो अकाउंट में आपको पता होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज नहीं करते, करेक्ट? एक साल में अगर यहां पे साल के इस पार्ट पे कहीं 50,000 रेवेन्यू आया, इधर 50,000 रेवेन्यू आया, इधर 20,000 आया, इधर 70,000 आया, तो अगर मुझसे पूछा जाएगा कि पीएल में कितना रेवेन्यू जाएगा पूरे साल का, 50 प्लस 50, क्योंकि ये तो एक साल ये पीरियड है, प्लस 20 प्लस 70, 1,90,000, ये है रेवेन्यू जो पीएल में जाएगा। क्या मैं इनका प्रेजेंट वैल्यू करके रेवेन्यू दिखाता हूं? नहीं। हम अकाउंटिंग करते हैं सिर्फ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं करते। डिसीजन मेकिंग के लिए लगता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो इसीलिए लिखा है ग्रॉस इनफ्लो। ठीक है। यानी कि टोटल इनफ्लो लेना है। चलो, तो रेवेन्यू का डेफिनेशन क्या हुआ? ग्रॉस इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, क्रॉस इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ क्या? कैश, रिसीवेबल एंड अदर कंसिडरेशन। समझ में आया? अदर कंसिडरेशन अराइजिंग फ्रॉम। ये सारे टाइप ऑफ रेवेन्यू की बात नहीं करता एएस 9।
AS9 में जितना कवर्ड है ये सिर्फ उनकी बात करता है। क्या कवर्ड है? अगर सेल ऑफ गुड्स से है। सेल ऑफ गुड्स क्या होता है? पहला लिखा है रेवेन्यू होना चाहिए कहां से? सेल ऑफ गुड्स, तभी AS9 के अनुसार ये रेवेन्यू होगा। सेल ऑफ गुड्स का मतलब, गुड्स का मतलब जिस चीज में हम डील करते हैं। मान लो मेरा कपड़ा बेचने का बिजनेस है, कपड़े खरीद के लेके आता हूँ, जीन्स टी शर्ट वगैरह आगे सेल करता हूँ, तो मेरे लिए गुड्स क्या है? बताओ, मेरे लिए गुड्स क्या है? जिस चीज में मैं डील करता हूँ, जो मेरे लिए इन्वेंट्री है, इसको सेल करके। यानी कि सर, अगर मान लो मेरे पास एक प्लांट एंड मशीनरी है जो कि पुरानी हो चुकी है, इसको सेल किया और यहां से जो पैसे आए, यहां से जो प्रॉफिट लॉस हुआ, ये पैसे को रेवेन्यू नहीं बोलता। ये AS9 इससे डील नहीं करता। ठीक है? ठीक है, ये प्रोसीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जरूर आते हैं, पर इसको कैसे रिकॉग्नाइज करना है ये बात AS9 नहीं बोलता। क्यों? पहला लाइन लिखा है सेल ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब हमारी इन्वेंट्री, जिस चीज में हम डील करते हैं। दूसरा है रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज का मतलब सर जितनी भी सर्विस इंडस्ट्री है, ठीक, चाहे हॉस्पिटल हो गया, कोचिंग इंडस्ट्री हो गया, होटल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सब सर्विस दे रहे। सर्विस दे के जो वो रेवेन्यू कमा रहे उसकी बात कर रहा है। ठीक, बहुत लोग ब्रोकरेज कमीशन कमाते हैं अपनी सर्विस देके, है कि नहीं? तो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज से आया हुआ रेवेन्यू भी AS9 में कवर्ड है। थर्ड क्या है? अगर एंटरप्राइज की रिसोर्सेज को यूज करते हैं और उसके बदले में हमें इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि किसी को पैसा दे रखा है, उस पे इंटरेस्ट आता है, डिविडेंड मिलता है, शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उस पे डिविडेंड आता है, तो यस दैट डिविडेंड इनकम इज डील इन AS9। और थर्ड रॉयल्टी आता है। पता है, अगर आप टेक्निकल नो हाउ, अपनी ट्रेडमार्क, अपनी पैटेंट वगैरह किसी को यूज करने के लिए दे रहे हो, तो उसके बदले वो आपको क्या पे करेगा? एक रॉयल्टी पे करता है। आप फ्री में तो यूज करने नहीं दोगे, रॉयल्टी पे करेगा। तो यस, वो रॉयल्टी जो आपके पास आ रही है, उस इनकम को भी ये रेवेन्यू बोलता है अपनी डेफिनेशन में, और वो भी कवर्ड है AS9 में। मैंने क्यों बोला 5 चीज से डील करता है? देखो, सेल ऑफ गुड्स, ये रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, और ये इसको एक लाइन में जरूर लिखा है डेफिनेशन में, मैं अलग अलग 3 चीज बोलता हूं, तो ऐसे हो गए 5 चीज। ये है रेवेन्यू का डेफिनेशन AS9 के अनुसार। आउट ऑफ स्कोप क्या है? किन चीजों से AS9 डील नहीं करता? आउट ऑफ स्कोप। आउट ऑफ स्कोप मतलब AS9 इन पे अप्लाई नहीं होता, इनसे डील नहीं करता। इनकी रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना है ये AS9 नहीं बताता। नंबर 1, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, मान लो, कॉन्ट्रैक्ट पे बिल्डिंगें वगैरह बनाता हूं, तो मैं अपनी रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करूंगा? AS9 नहीं बताता, इसके लिए हम पढ़ेंगे AS7। दूसरा, हायर परचेज एंड लीज। हायर परचेज एंड लीज एग्रीमेंट में जो रेवेन्यू अराइज हो रहा होता है, वो कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? ये भी AS9 नहीं बताता, इसके लिए हम पढ़ेंगे अलग से AS19। थर्ड है तीसरा है गवर्नमेंट ग्रांट। अगर किसी कंपनी को गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाती है, तो उस ग्रांट को कैसे रिकॉग्नाइज करेगा अपने बुक में? ये भी AS9 नहीं बताता। ठीक, इसके लिए हम पढ़ेंगे AS12। और चौथा चीज ये है रेवेन्यू ऑफ इंश्योरेंस कंपनी।
एक इंश्योरेंस कंपनी को जो रेवेन्यू अराइज होता है उसको कैसे अकाउंटिंग करेंगे वो भी AS9 नहीं बताता। आई थिंक ये आप पढ़ोगे CA फाइनल में। समझ में आया क्या? तो ये जो चार है, इनसे जो रेवेन्यू अराइज होता है वो AS9 नहीं डील करता। सिंपल। बताओ किन चीजों से AS9 डील करता है? सिंपल सर, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट रेंट, डिविडेंड। ये तो तीनों एक साथ बोल दो। तो ये है AS9 का डेफिनेशन एंड आउट ऑफ स्कोप किन चीजों से डील नहीं करे। इतना समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला लेते हैं, लिख रखा है देखो, पहला दो टॉपिक कवर हो गया। अच्छा, थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन करते हैं। मान लेते हैं कोई रियलाइज्ड गेन है या अनरियलाइज्ड गेन है। रियलाइज्ड गेन मतलब सर गेन तभी रियलाइज होता है जब कोई कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट होती है ना, या फिर जो कोई चीज सेल हो जाता है तो चीजें रियलाइज्ड हो जाती हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास स्टॉक है, ठीक है, 10,000 का। ठीक, अब देखो स्टॉक की वैल्यूएशन तो वैसे कॉस्ट और NRV विचेबल इज लोअर पे होता है, ठीक है, वो कंसेप्ट मत लगाना, बस मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर ये 12,000 में सेल हो जाए तो ये जो 2,000 का गेन है मेरे को, इसको बोलेंगे रियलाइज्ड गेन। रियलाइज्ड गेन, करेक्ट। इसको क्या बोलेंगे? रियलाइज्ड गेन। सिमिलरली प्लांट एंड मशीनरी है, 10,000 उसका कैरिंग अमाउंट था, यानी कि बुक में 10,000 वैल्यू था, 15,000 का सेल हो गया तो यहाँ 5,000 का गेन हुआ। लॉस भी हो सकता है, मान लो 8,000 का सेल होगा तो 2,000 का लॉस होगा। ये जो गेन और लॉस है ये क्या है? रियलाइज्ड गेन और लॉस। ट्रांजेक्शन सेटल्ड होने के बाद जो गेन और लॉस होता है, या फिर सेल कर दो किसी चीज को, जो गेन और लॉस होता है उसको बोलते हैं रियलाइज्ड गेन। यही प्लांट एंड मशीनरी है, मान लो मैंने अपवर्ड रिवैल्यूएशन करके 13,000 कर दिया, ये क्या है? रिवैल्यूएशन। बुक में अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया है, तो ये जो 3,000 गेन है ये रिवैल्यूएशन रिजर्व में रहता है। AS10 अभी पढ़ेंगे, पढ़ाया नहीं हूं। क्या ये गेन मुझे रियलाइज हुआ है? नहीं। क्यों? सर प्लांट एंड मशीनरी बिका नहीं है, सिर्फ हमने अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया है, तो ये गेन को क्या बोलेंगे? अनरियलाइज्ड। ठीक, अनरियलाइज्ड गेन रिवैल्यूएशन की वजह से अराइज होता है। रियलाइज्ड गेन सेल जब कर दोगे तब होता है, या कोई ट्रांजेक्शन है सेटल्ड हो गई तब होता है। समझ में आया क्या? तो रियलाइज्ड गेन हो या अनरियलाइज्ड गेन हो किसी नॉन करेंट एसेट का, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया प्लांट एंड मशीनरी का एग्जांपल दिया था, या फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट, या फिर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व, ये आपके एग्जाम में आने का चांस नहीं है। देखो होता क्या है, प्लांट एंड मशीनरी का एग्जांपल दे दिया, अब जरा फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन ट्रांसलेशन रिजर्व के बारे में देखते हैं। ये आपको AS11 में पढ़ाऊंगा मैं, AS11 में कवर होते हैं। मान लीजिए आपके पास फॉरेन करेंसी का रिजर्व है $10,000 का, ठीक, आज डॉलर का रेट 80 है। अब यहां पे 85 हो जाता है डॉलर का रेट, तो 5 रुपीज पर डॉलर आपको गेन तो हो रहा है,
सेल करोगे तो रियलाइज्ड गेन हो जाएगा। ठीक, पर ये जो गेन हो रहा है डॉलर पे, ये एएस डील नहीं करता। एएस 11 में पढ़ेंगे कि इसका क्या होना है। सिमिलरली मान लेते हैं, अगला एग्जांपल लो, $2000 का क्रेडिटर है, आपने फॉरेन से बाई किया था, $2000 किसी को देने हैं, 2 मंथ क्रेडिट पीरियड दे रखा है, यानी कि 2 महीने बाद देने वाला। करेक्ट। आज डॉलर का रेट है मान लेते हैं 75। कल को जब मैंने ट्रांजैक्शन किया, बैलेंस शीट डेट पे मान लेते हैं डॉलर का रेट हो गया 85 का, डॉलर तो बढ़ गया तो हमारा क्रेडिटर बढ़ जाएगा। पहले 2000 उसको देने थे, इंटू 75, 1,50,000 पे क्रेडिटर रिकॉर्ड हुआ था। अब डॉलर बढ़ गया, हमें तो $2,000 देना है, पर खरीदने में अब डॉलर महंगा पड़ेगा, तो अब पता है कितना क्रेडिटर के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। क्रेडिटर की वैल्यू हो गई 1,70,000, यानी कि 20,000 से क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है। यस, ये जो 20,000 फॉरेन करेंसी में फ्लक्चुएशन होने की वजह से जो आया है ना, इसको भी कैसे डील करेंगे, कोई गेन और लॉस अराइज होता है, एएस 11 में बात करेंगे, यहाँ पे कवर नहीं है। तो कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन है या फॉरेन करेंसी रिजर्व अपने पास है, उसकी वजह से गेन और लॉस अराइज हो रहा है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नॉन करेंट एसेट मैंने लिख दिया, नॉन करेंट एसेट की वजह से कोई गेन और लॉस अराइज हो रहा है, चाहे रियलाइज हो या अनरियलाइज, ये एएस बात नहीं करता। क्लियरली बोल दिया हूं, एएस सिर्फ 5 चीजों से बात करता है, बोलो। सेल ऑफ गुड, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, दूसरा डिविडेंड, थर्ड बताओ फटाफट से, रॉयल्टी। सिमिलरली दूसरा, कई बार अपने पास लायबिलिटीज होता है, ठीक, लायबिलिटी का सेटलमेंट कर देते हैं, किसी को देने थे 5 लाख रुपया, 4,50,000 ही दिया और सेटलमेंट हो गया। इस सेटलमेंट में कुछ गेन और लॉस हो सकता है, ठीक, इसको रियलाइज्ड गेन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सर आपने सेटल किया, वहां पे गेन हुआ है। ये भी ये एएस डील नहीं करता, लिखने की जरूरत नहीं, सब चीज लिख रखा है बच्चे, ये देखो। ये भी ये एएस डील नहीं करता। कई बार लायबिलिटी का रीस्टेटमेंट करते हैं, अभी सेटल नहीं हुआ है, बातचीत करके हमने ऑब्लिगेशन कम कर लिया है, ठीक, हमने बोला भाई आपको 5 लाख तो नहीं दे सकते, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, 4,50,000 दे दूंगा। बातचीत हो गई और मैंने रीस्टेटमेंट कर लिया, ठीक। अब मैं कितने पे अपनी लायबिलिटी को दिखाऊंगा, 4,50,000 पे, पहले था 5 लाख पे, 50,000 का गेन है, अनरियलाइज्ड गेन है। रियलाइज्ड गेन सेटलमेंट पे होता है, पर इस गेन को भी ये एएस डील नहीं करता। अगला देखो, करेंट एसेट्स या करेंट लायबिलिटी में चेंजेज आते हैं, चेंजेज आते हैं तो उससे जो गेन और लॉस अराइज होता है। अब करेंट लायबिलिटी बुक में नहीं लिखा हुआ है, क्यों सर? ऑब्लिगेशन में तो सारे ऑब्लिगेशन कवर्ड हो गए ना, करेंट और नॉन करेंट दोनों, नॉन करेंट प्लस करेंट दोनों कवर्ड हो गए ना, तो इसलिए नहीं लिख के करेंट एसेट बस लिखा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। करेंट एसेट में कोई चेंजेज आते हैं, उससे गेन लॉस अराइज होता है, ये भी ये AS9 डील नहीं करता। जैसे कि ध्यान से सुनना, मान लो डेटर है, देने थे उसने 50,000, आके मुझे दे गया 45,000। मैंने बोला भाई 5,000 कम क्यों दे रहे हो, आपको तो 50,000 देना है। तो कह रहा है 50,000 देने तो हैं, पर अभी मैं 45,000 दे सकता हूं, लेना है तो ले लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा कल को, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं। अब बताओ, इसमें तो मुझे 5,000 का लॉस हो गया, ठीक। क्या ये लॉस को डील करता है? AS9 नहीं डील करता। दूसरा, कई बार करेंट एसेट में तो आप बोलोगे सर स्टॉक भी होता है,
और स्टॉक को सेल करके जो इनकम आई, इस हिसाब से इसको भी डील नहीं करेगा क्या? नहीं, इसको डील करेगा। ये तो सेल ऑफ गुड्स है ना। हाँ जी, ये तो सेल ऑफ गुड्स है ना। करेंट एसेट में सर इन्वेंट्री भी होती है, उससे जो हम रेवेन्यू कमाते हैं उसको डील करता है। ये तो ऊपर कवर्ड हो गया, सेल ऑफ गुड्स है ये। और कोई करेंट एसेट में चेंजेस आने की वजह से गेन और लॉस जो अराइज होता है, ठीक है, उसको ये एएस कवर नहीं करता। ठीक, तो 5 तो ऊपर, 4 तो एक्सक्लूसिव आउट ऑफ स्टॉक था कि उनकी रेवेन्यू की बात ही नहीं करेगा। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट ग्रांट, लीज एंड हायर परचेज और इंश्योरेंस कंपनी का। और नॉर्मल कुछ कंपनियों में ट्रांजैक्शन जो होते हैं रियल लाइफ में, उनको भी ये डील नहीं करता। जैसे कि ये हो गया, कोई ऑब्लिगेशन में सेटलमेंट या रीस्टेटमेंट में गेन लॉस अराइज होता है, यानी कि रियलाइज अनरियलाइज। करेंट एसेट में एक्सेप्ट स्टॉक। ठीक, वैसे ही नॉन करेंट एसेट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, फॉरेन ट्रांजैक्शन कोई हो रखा है, उसमें गेन और लॉस अराइज होता है, ये सब ये एएस में कवर नहीं है। उन गेन और उन लॉस की बात अगले अगले किसी और एएस में होगी, जो जहां कवर्ड है वहां होगी। समझ में आया क्या आपको? बोलो फटाफट से, याद रहेगा? चलो, तो ये भी बहुत प्यारे तरीके से डायग्राम बना के, जितना अच्छे तरीके से हो सकता है डायग्राम, उतने अच्छे तरीके से मैंने लिखा रखा है। अब आते हैं अपने रेवेन्यू रिकॉग्निशन में पहला टॉपिक, सेल ऑफ गुड्स। पढ़ा दिया आपको। यहाँ गुड्स का मतलब क्या है? जो हम इन्वेंट्री सेल करते हैं, जो हमारा स्टॉक है, जिस चीज में हम डील करते हैं, है ना, इसकी बात कर रहा है। सेल ऑफ गुड्स से रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे? रेवेन्यू शैल बी रिकॉग्नाइज इफ फ्लोइंग कंडीशन। फ्लोइंग का मतलब सारे ही कंडीशन मीट होनी चाहिए। एनी ऑफ बिलो नहीं बोला हूं, फ्लोइंग कंडीशंस, कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, यानी कि सारे कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। पहला कंडीशन बताओ फटाफट से। आप क्या बताओगे? पढ़ा मैं रहा हूं, मैं बताऊंगा, ये बोलने का स्टाइल है मेरा। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? सेलर हैज ट्रांसफर टू बायर प्रॉपर्टी इन गुड्स फॉर प्राइस। सेलर ने बायर को गुड्स दिया तो है, गुड्स ट्रांसफर किया है, लेकिन प्राइस के लिए, यानी कि कंसीडरेशन होना जरूरी है सर। एक बात बताओ, मेरे पास कपड़ों का बिजनेस है, अभी ठंडी आएगी, मान लो मैं चैरिटी के लिए कपड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं गरीबों में, ये मेरा रेवेन्यू है क्या? नहीं। क्यों? सर मैंने लोगों को गुड्स ट्रांसफर तो किया, पर कंसीडरेशन नहीं था। तो नंबर 1 क्या होना चाहिए? सेलर हैज ट्रांसफर टू बायर प्रॉपर्टी इन गुड्स फॉर प्राइस। पैसों के लिए गुड्स दिया हो, बदले में आने वाला हो कुछ। ठीक, अब कंसीडरेशन कैश में भी हो सकता है बाद में दे रिसीवेबल भी, या अदर कंसीडरेशन। कंसीडरेशन होना जरूरी है। दूसरा, सेलर हैज ट्रांसफर रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ऑनरशिप। रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होना चाहिए, यानी कि रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज करेंगे, सेल तभी मानेंगे कि हो गया, अब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए उस गुड्स की ऑनरशिप का। यानी कि अब उस गुड्स के साथ कुछ अच्छा अगर हो रहा है, यानी कि गुड्स की वजह से कुछ नुकसान हुआ, या गुड्स की वजह से कुछ एडिशनल फायदे हो गए, वो किसको होंगे? बायर को होंगे। क्यों? क्योंकि रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए। ठीक है। क्या होना चाहिए? रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर होना चाहिए, और हमारे पास कोई इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है। ठीक है। एंड सेलर हैज नो इफेक्टिव कंट्रोल।
भैया जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिया तब तो मालिक वो हो गया ना, तो इफेक्टिव कंट्रोल भी नहीं होनी चाहिए मेरे पास, तभी तो मानेंगे रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हुआ है। गुड्स की इफेक्टिव कंट्रोल मेरे पास है तो मालिक वो कैसे हुआ। तो दूसरा है रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि कोई चीज मान लो मैंने बेचा, है ना, से बायर ले गया ध्यान से सुनना, अगर वो चीज कंट्री में बैंड हो जाए कि कल से, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं बस, बैंड हो जाता है, तो मेरा नुकसान कि उसका नुकसान, उसका नुकसान, रिस्क ट्रांसफर हो चुका है, तभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे जब उस गुड्स से रिलेटेड जो रिस्क और रिवॉर्ड है वो ट्रांसफर हो गया, अब वो जाने, ठीक। तीसरा है, एक तो रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर भी हुआ, दूसरा प्राइस के लिए भी हुआ, और थर्ड कंडीशन है नो अनसर्टेनिटी, नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग अल्टीमेट कलेक्शन। कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए रिगार्डिंग अल्टीमेट कलेक्शन, यानी कि बेचने के बाद ऐसा लग भी रहा है कि अगर पैसे आने हैं, कंसिडरेशन आने हैं तो वो आएगा, ठीक कोई अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि एएस ये नहीं बोल रहा है कि 100% सर्टेनिटी होनी चाहिए, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। अगर आप मान लो सर्टेन हो कि भैया कंसिडरेशन तो आएगा तो रेवेन्यू बुक करोगे, मान लो ऐसा सर्टेन अनसर्टेन कुछ भी नहीं है, बहुत आम इंसान को हम बेचते हैं जो पहली बार बेच रहे, जिनको जानते ही नहीं है, तो हमें क्या लगता है, हाँ दे जाएगा डिस, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, बेचते टाइम बेच दिया आपने, अब आपको लग रहा है कि भाई पैसे तो नहीं आने वाले, यानी कि अनसर्टेनिटी हो गया, और जैसे अनसर्टेनिटी हुआ एएस क्या बोलता है, रेवेन्यू अभी रिकॉग्नाइज मत करो, जब सर्टेन होगा तब करना। समझ रहे हो। आपके मन में सवाल क्या आ सकता है कि क्या सर, अगर ना सर्टेनिटी है ना अनसर्टेनिटी है, पता नहीं अभी कुछ, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करिए। नहीं करने का कंडीशन है कि अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, अभी सर्टेन है, बाद में सब्सिक्वेंट अनसर्टेनिटी अराइज हो जाता है। अब देखो, अभी अगर सर्टेन है कि हाँ भाई कलेक्शन तो होएगी, आएगा पैसा, तो मैं तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लूंगा, सेल अपने बुक में दिखाऊंगा। बाद में अनसर्टेनिटी हो गई तो सेल को कैंसिल तो नहीं कर सकते पीछे जाके, क्योंकि वो एंट्री हो गई। तो आप क्या करोगे, यहां पे प्रोविजन बना लेते हैं, अप्रोप्रिएट प्रोविजन बना लेते हैं उस अनसर्टेनिटी के लिए जैसे कि हम बनाते हैं ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कि पहले बेचा था तब तो दिखा दिया था डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अब लग रहा है पैसे नहीं आएंगे तो प्रोविजन क्रिएट कर देंगे, ये कहने का मतलब है। अच्छा, जब बेचा तब सर लगा अनसर्टेनिटी है, बेचते ही समझ में आ गया कि डॉन को बेच दिया है मिस्टेक से, अब वो पैसे नहीं देगा, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। लेकिन डॉन तो बहुत अच्छा निकला, वो मुझे कह रहा है कि नहीं मैं आपके पैसे दे दूंगा, ठीक है। अगर सर्टेनिटी हो जाती है बाद में तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, ऐसा नहीं है एक बार नहीं किया तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे नहीं, ठीक। तो ये कंडीशन है, और मजे से देखो यहाँ पे लिख रखा है, ठीक। पहला, सेलर हैज ट्रांसफर टू बायर प्रॉपर्टी इन गुड्स फॉर प्राइस दूसरा क्या है, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होना चाहिए, और सेलर कोई इफेक्टिव कंट्रोल नहीं होल्ड करता गुड्स पे, और सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए अल्टीमेट कलेक्शन में, ठीक। चलो, नोट, कई बार सेल होता है एक्स फैक्ट्री, देखो जितना लगा मुझे रिलेवेंट उतना तो नोट्स में लिख दिया है, ठीक है। अब स्पेशल केस पे आ गए,
थोड़ा सा स्पेशल केस में एक दो पॉइंट नहीं लिखा है, आप लिख लेना। ठीक, कई बार सेल होता है एक्स फैक्ट्री। एक्स फैक्ट्री का मतलब जैसे आउट ऑफ फैक्ट्री, मेरे ये फैक्ट्री है, मेरा जिम्मेवारी कहां तक है, फैक्ट्री से बाहर निकलते टाइम। एक बार आउट ऑफ फैक्ट्री हो गया तो भाई साहब बायर जाने गुड्स के बारे में, हमारा तो ऐसे ही एग्रीमेंट हो रखा है। तब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बायर की। यानी कि कब मानेंगे रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हुआ है, व्हेन गुड्स इज आउट ऑफ फैक्ट्री। जैसे गुड्स फैक्ट्री से बाहर हुआ, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करिए। दूसरा, कई बार हमारा सेल एग्रीमेंट होता है एक्स शोरूम। यानी कि मान लो ये शोरूम है, यहाँ पे गुड्स है, और हमने एग्रीमेंट किया है कि एक बार आउट ऑफ शोरूम गुड्स निकल गया तो मेरा कोई जिम्मेवारी नहीं, आगे की जिम्मेवारी किसकी, बायर की। तो बताओ, जैसे रिमूवल होगा आउट ऑफ शोरूम से, क्या हो जाएगा, सेल रिकॉर्ड कर लेंगे। थर्ड, कई बार होता है सेल का कॉन्ट्रैक्ट एफओबी। एफओबी का मतलब फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड में क्या होता है, गुड्स जो शिपमेंट हो रहा होता है, मान लो अगर सी से भेजोगे, सी रूट से, तो जो अपना वेसल है, जहां पे पोर्ट है, जहां पे शिपमेंट करनी पड़ती है, पार्सल से भेजोगे तो जो कुरियर कंपनी है, एक बार शिपमेंट के लिए गुड्स दे दिया, ठीक, तो हमारी जिम्मेवारी खत्म। ठीक, तो वहां पे सेल रिकॉर्ड कर लेंगे। एक बार गुड्स हैंड ओवर कर दिया शिपमेंट के लिए तो। और चौथा होता है, एक होता है सेल सीआईएफ, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। इसमें हमारी जिम्मेवारी होती है कि जो भी एग्रीड लोकेशन है बायर का, ठीक, जो बायर का लोकेशन है, सिर्फ शिपमेंट कंपनी तक नहीं, ना ना ना, मान लो शिपमेंट होके जा रहा है ये फॉरेन में किसी सिटी में, ठीक है, मान लो चाइना है, किसी सिटी में जा रहा है, जिस सिटी में जहां पे डिलीवर करना है, जब तक वहां डिलीवर ना हो जाए, सीआईएफ में क्या होता है, एग्रीड लोकेशन, जहां तक की बात हुई है बायर से, जब तक वहां पहुंच ना जाए मैं सेल रिकॉर्ड नहीं करूंगा। तो इसमें रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे, बोलो फटाफट से, जब एग्रीड लोकेशन पे गुड्स अराइव हो जाए। ठीक, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर तभी हमारा रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया ऐसा माना जाएगा। अच्छा, मान लो कि एक शोरूम था, शोरूम से निकलने के बाद हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, पर उसमें बोले कि अल्टीमेट कलेक्शन सर्टेन नहीं है, देयर इज अनसर्टेनिटी, तब नहीं करेंगे। कंडीशन तो सारे मीट होना जरूरी है, रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर भी हो, प्लस नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग अल्टीमेट कलेक्शन, तब रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आया, सिंपल है ये बिल्कुल। अरे इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पेशल केस, इसमें सबसे पहले है इंस्टॉलेशन या इंस्पेक्शन सेल। कंपनियां कई बार हमें बेचती है ना, तो उनकी जिम्मेवारी होती है कि वो आके इंस्टॉलेशन कर जाए। मान लो मैं आज एक वॉशिंग मशीन का ऑर्डर डालता हूँ या किसी चीज का ऑर्डर डालता हूँ जिसका इंस्टॉलेशन करना है, तो मैं दुकान में दे के तो आऊंगा, गुड्स डिलीवर होगा, उसका एक बंदा आएगा, इंस्टॉल करेगा, बता देगा देख के कि हाँ मैडम देख लीजिए सब चीज ठीक है। ठीक, तो यानी कि जब तक कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तब तक क्या नहीं मानते कि सेल हुआ है। ठीक, अगर इंस्टॉलेशन है तो जब इंस्टॉलेशन गेट कंप्लीटेड एट कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कई बार होता है कि गुड्स डिलीवर होगा, बायर इंस्पेक्ट कर लेगा, देख दाख लेगा, फिर सेल मानेंगे। तो उसमें क्या होता है, जब इंस्पेक्शन कंप्लीट हो जाता है एट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सिर्फ दुकान से निकलते ही सेल नहीं मानना है, बायर के पास जाएगा, इंस्टॉलेशन होना है तो इंस्टॉलेशन हो गया, वो सेटिस्फाइड है, सेल मानना है।
मान लो इंस्पेक्शन है, गया बायर इंस्पेक्ट कर लिया, उसका गुड्स ठीक है, वो सेटिस्फाइड है, तब सेल मानना है। ठीक है, तो व्हेन इंस्टॉलेशन एंड इंस्पेक्शन, ठीक है, गेट कंप्लीटेड एट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। समझ रहे हो? चलो दूसरे नंबर में नोट्स लिखने की जरूरत नहीं, सब चीज लिख रखा है। डिलीवरी डिले एट बायर्स हैंड, डिलीवरी डिलेड एट बायर्स हैंड, ये कौन से कंडीशन है? कई बार हम सेल कर चुके होते हैं, यानी कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया है, बट सेल कर चुके हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया है, ले जाएगा, एग्रीमेंट हो गया, पैसे दे गया। मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो ये साल है, मार्च का मंथ है, हमें तो मार्च 31 मार्च को खत्म करना है, जितना भी इस साल में ये साल है, 31 मार्च यहाँ पे है, ठीक, ये 1 अप्रैल। मान लो 20 मार्च को ऐसा हुआ कि हमने एक सेल कर दिया, ठीक है, और सेल करने के बाद इन्वेंट्री वो नहीं ले गया, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, लेकिन इन्वेंट्री नहीं ले गया। डिलीवरी क्यों डिले है? बायर्स हैंड पे, बोला हमारे जो गोदाउन है वहां कुछ रिनोवेशन चल रहा है, कुछ दिन बाद जब मैं मंगवाऊंगा भेज देना, ठीक। और कब ले गया? अप्रैल में। अब क्या मैं मार्च में इसको सेल रिकॉग्नाइज करूं? तो एएस कहता है अगर रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर है और डिलीवरी डिले है ड्यू टू बायर्स हैंड, तो रेवेन्यू इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लो, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो, ठीक। तो रेवेन्यू यानी कि 20 मार्च को रिकॉग्नाइज करेंगे तो इस साल में कवर्ड होगा, ठीक। ऐसे एग्जांपल, ऐसे क्वेश्चन में पूछा है, मैं उसी का एक इलस्ट्रेशन दे रहा था, ठीक। 20 मार्च को था, 5 अप्रैल को उसने डिलीवरी ली, तब तक डिलीवरी डिले था ड्यू टू बायर रिक्वेस्ट, तो क्या बोलेंगे कि भैया सेल रिकॉग्नाइज कर लो इमीडिएटली। इससे क्यों फर्क पड़ेगा? अगर यहां पे सेल रिकॉग्नाइज करते तो अगले साल के रेवेन्यू में आता। चलो, तो ये 2 केस हो गया। नेक्स्ट है सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस। थर्ड है सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस। कई बार हम सेल करते हैं अप्रूवल बेसिस पे, नई नई देखना जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ होता है तो कई बार अप्रूवल बेसिस पे भी देते हैं कि आप ले जाइए, इतने दिन में आप लौटा जाना, आपके पास टाइम दे रहा हूं, मान लो 3 मंथ दे रहा हूं अप्रूवल करने का, ठीक। तो ये कब सेल मानेंगे कि हो गया? अगर गुड्स एक्सेप्ट कर लिया 3 महीने से पहले, या फिर टाइम लैप्स, मैंने उसको 3 मंथ दिए थे एक्सेप्ट करने के लिए, आज 5 महीने हो गए, गुड्स उसी के पास पड़ा है, तो क्या मानेंगे कि भैया गुड्स उसने एक्सेप्ट कर लिया, तब भी सेल रिकॉर्ड करेंगे। या तीसरा होता है एक्ट एडॉप्टिंग द ट्रांजेक्शन, बायर परफॉर्म्स एनी एक्ट एडॉप्टिंग द ट्रांजेक्शन। ये क्या होता है सर, एक्ट एडॉप्टिंग द ट्रांजेक्शन? यानी कि कुछ ऐसे काम कर गया बायर कि मुझे समझ में आ गया कि भैया उसने ले लिया है गुड्स। फॉर एग्जांपल मेरे से लेके गया, 15 डेज बाद उसके पास एक बायर आया, उसको वो गुड्स सेल कर दिया। अब बताओ, गुड्स एक्सेप्ट कर लिया था तभी तो आगे सेल किया। तो इसको भी हम क्या मानेंगे कि गुड्स हमारा सेल हो चुका है। इनमें से जो भी कंडीशन पहले मीट हो जाएगा, मान लो लेके गया, दूसरे ही दिन गुड्स को आगे सेल कर दिया, तो हम दूसरे दिन जिस दिन गुड्स आगे सेल किया रिकॉर्ड कर लेंगे अपने बुक में रेवेन्यू। लेके गया, 15 दिन बाद अप्रूवल दे दिया, ठीक, बोल दिया कि हाँ गुड्स चाहिए मेरे को, कोई दिक्कत नहीं, मैं पेमेंट भिजवाता हूँ, तो 15 दिन बाद जिस दिन अप्रूवल दिया उस दिन ले लेंगे। तीसरा कंडीशन, ना अप्रूवल दिया है और ना ही कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म किया है जिससे मुझे लगे कि वो गुड्स ले लिया, पर 3 महीने का टाइम दिया था, वो टाइम खत्म हो गया, अभी भी गुड्स रख रखा है अपने पास, तो क्या मानेंगे? सेल हो चुका। जैसे 3 महीना खत्म होगा, यहाँ पे क्या करेंगे? सेल रिकॉर्ड करेंगे। इसी को बोलते हैं सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस।
Revenue shall be recorded when goods is accepted or time lapse or buyer perform any act adopting the transaction. चलो चौथा है, इंपॉर्टेंट है चौथा, कंसाइनमेंट सेल। कंसाइनमेंट सेल एक होता है कंसाइनर, एक होता है कंसाइनी। हाँ जी, कंसाइनर अपना गुड्स कंसाइनी को देता है, इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि कंसाइनर के बिहाफ पे कंसाइनी गुड्स सेल करेगा आगे। बताओ गुड्स का ऑनर कौन है? सर कंसाइनर, ये है ऑनर। और गुड्स होल्ड कौन कर रखा है? सर कंसाइनी, इसके पास है गुड्स। बेचने की जिम्मेवारी किसकी है? कंसाइनी की। एग्रीमेंट कई बार कर रखे हो कि भाई सामान मेरा, मैं आपको देता हूं, आप बेचो, कमीशन ले लेना। ठीक है, सामान मैंने भिजवा दिया बंदे के पास, आगे सेल कर रहा है, कमीशन लेगा जितना भी सेल होगा। ठीक, तो गुड्स का ऑनरशिप तो किसके पास है? कंसाइनर के पास। और कंसाइनी क्या करता है? कंसाइनर के बिहाफ पे सेल करता है। अब देखो यहां पे ये जो रिलेशन है ना इन दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन। जो मैंने नोट्स लिखवाया है उसमें इतनी डिटेल नहीं है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ कब सेल रिकॉग्नाइज करेंगे ये लिख रखा है, क्योंकि मुझे समराइज नोट देना था। पर जो टोटल डिटेल है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जरूरी है कुछ चीज एक्स्ट्रा हो तो लिख लेना। ठीक है, इनके बीच क्या है? प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन। ये कंसाइनर है प्रिंसिपल, और इसका एजेंट कौन है? कंसाइनी। इसमें खास क्या है? एक तो प्रिंसिपल होता है ऑनर ऑफ गुड्स, गुड्स का ऑनरशिप किसके पास है? कंसाइनर के पास। और दूसरा जो एजेंट है ना, वो होल्ड करता है गुड्स को, सेल ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। ध्यान से सुनना, मान लो 31 मार्च आ गया, ठीक, 2 लाख का गुड्स भिजवाया था कंसाइनी को, उसमें से 1,50,000 सेल कर दिया है, और 31 मार्च को 50,000 का गुड्स उसके पास पड़ा हुआ है। तो ये क्या बताओ, जो सेल नहीं किया है उसको मैं अपना क्लोजिंग स्टॉक दिखाता हूं। सेल कितना रेवेन्यू और कितना रिकॉग्नाइज करूंगा? जितना कंसाइनी ने गुड्स बेचा है मेरे बिहाफ पे। ठीक। यूजुअली ये फुल अमाउंट पे रिकॉर्ड नहीं करते, क्यों पता है? अगर 1.5 लाख रुपए का बेचा है तो पूरा 1.5 लाख मुझे नहीं देगा, मुझे तो थोड़ा अपना कमीशन लेके देगा ना, तो कंसाइनी को कमीशन भी मिलता है। कहने का मतलब जितना सेल करेगा उतना ही मेरे लिए रेवेन्यू है। पर रेवेन्यू जो है वो टोटल एक्चुअल में जो हो रहा होता है ट्रांजेक्शन, वो कैसे होता है? मान लो 5% कमीशन है तो अपना 5% काट के मुझे प्रोवाइड करेगा। याद रखोगे क्या? कंसाइनमेंट सेल में कैसा होता है? रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे? जब कंसाइनी गुड्स बेचेगा, कंसाइनी के पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है, वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। ऑनर ऑफ गुड्स कौन है? कंसाइनर, प्रिंसिपल। एक क्वेश्चन दिया है इंस्टीट्यूट के एमसीक्यू में, जिसमें कि ये भी लाइन है कि क्या कंसाइनी के पास राइट है गुड्स रिटर्न करने का? कई बार मैन्युफैक्चरर और डीलर में ये रिलेशन होता है। ठीक, सिक्योरिटी के पर्पस के लिए मैन्युफैक्चरर डीलर से एक डिपॉजिट रखवा लिया मान लो, और बोला कि एक काम करो, कोई दिक्कत नहीं, आपको गुड्स ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको गुड्स सेंड कर देता हूं, आप मेरे बिहाफ पे आगे सेल करो। गुड्स डीलर ने खरीदा नहीं है, बस मैन्युफैक्चरर से ले रखा है, और उस सेल पे मैं आपको कमीशन दूंगा। ठीक है, तो ये भी है क्या? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन।
जहां पे ये एक्ट कर रहा है एज एजेंट, प्रिंसिपल के बिहाफ पे सेल कर रहा है। चलो एक और तीसरा चीज है जो इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें नोट करना है, प्राइस कौन कंट्रोल करता है? ऑब्वियसली सर, प्रिंसिपल जब उसका मालिक है गुड्स का, तो प्राइस भी कौन कंट्रोल करेगा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल विल कंट्रोल प्राइस। इस हिसाब से ये गुड्स कितने में बेचने हैं, दाम इंक्रीज या डिक्रीज करना हो, कौन डिसाइड करता होगा? कंसाइनर। वही तो मालिक है गुड्स का, वो प्रिंसिपल का पोजीशन होल्ड करता है। याद रखोगे, प्राइस चेंज करने का अधिकार किसके पास है? बोलो फटाफट से। कंसाइनर के पास, प्रिंसिपल के पास। ऑनरशिप किसके पास है? कंसाइनर के पास। और गुड्स सेल कौन कर रहा है? कंसाइनी। यूजुअली क्यों करता है? सर कमीशन मिलता है इसके लिए। ठीक है, अब इतनी कहानी तो थोड़ी डिटेल में थी। लाइन एक लाइन में लिखा हुआ है कि कंसाइनमेंट सेल में गुड्स कब सेल रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे? जब गुड्स कंसाइनी सेल कर देगा। ठीक, अगला है वारंटी एंड गारंटी सेल। नेक्स्ट है वारंटी और गारंटी सेल। वारंटी में क्या होता है? अगर हम सेल करते हैं साथ में वारंटी है, तो गुड्स कुछ खराब हो जाए तो हम डिफेक्ट को ठीक करते हैं, रेक्टिफाई डिफेक्ट। डिफेक्ट को हम ठीक करके देते हैं। आज के डेट में मान लो आपने एक मोबाइल खरीदा, 1 साल की वारंटी है, कोई दिक्कत आ गई, कंपनी के पास ले जाओगे, मोबाइल रख लेंगे 2 दिन के लिए, ठीक करके दे देंगे। वो क्या है? सेल के साथ वो वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं। गारंटी सेल में क्या होता है? रिप्लेसमेंट देते हैं, मतलब दूसरा सामान दे देंगे। बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं छोटे मोटे जिसको बनाना संभव नहीं है, बनाने में ज्यादा खर्चा आता है, तो आप क्या करोगे जब लेके जाओगे? नया ही दे देते हैं आपको। जैसे कि बल्ब, हैवेल्स का अगर बल्ब आता है, तो उस वो अगर खराब हो जाए तो आप लेके जाते हो ना, इंस्टेंट दूसरा बल्ब दे देते हैं कि 1 हफ्ते के लिए रखते हैं, आपको बना के देते हैं, इंस्टेंट आपको दे देते हैं। यानी कि सेल के साथ अगर वारंटी गारंटी अटैच है, मैं मान लो सेलर हूं, ठीक, ड्राइंग पे ध्यान मत दो, कंसेप्ट पे ध्यान दो। मिस्टर पी मेरा नाम है, मैं सेलर हूं, मैं सेल तो करता हूं, साथ में वारंटी देता हूं 6 मंथ का। तो खराब होने को 6 महीने में कभी भी खराब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मैं कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा? तो AS9 कहता है इमीडिएटली कर लो जब सेल हो रहा है। और जो वारंटी है ना, उसके लिए प्रोविजन बना लो। सर कैसे प्रोविजन बनाएंगे? आप तो इतने साल से सेल कर रहे हो, आपको पता ही ऑन एन एवरेज कितना डिफेक्ट निकलता होगा साल में, उस डिफेक्ट के लिए प्रोविजन बना लो। ठीक, तो सेल तो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और वारंटी गारंटी के लिए क्या करते हैं? अप्रोप्रिएट प्रोविजन बना लेते हैं। प्रोविजन के लिए AS29 है, जब AS29 पढ़ेंगे तो उसमें वारंटी वाला भी एक क्वेश्चन है, याद दिलाऊंगा। ठीक है, बोलो फटाफट से। यही लिखा हुआ है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे इमीडिएटली, जैसे बिका बुक में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो, बट प्रोविजन बना लो किस चीज के लिए? वारंटी के लिए। नेक्स्ट है, आजकल चला है ना कैश ऑन डिलीवरी, COD। कोई कंपनी मान लो COD देता है कि आपके घर पे भिजवा देगा, जब हाथ में गुड्स आ जाती है तो आप कैश दे देते हो, इसी को नाम है ना कैश ऑन डिलीवरी। गुड्स डिलीवर होगा तो उस समय आप कैश पेमेंट करोगे। देखो, कैश ऑन डिलीवरी में रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करते हैं? जब गुड्स डिलीवर हो जाता होगा। क्यों? सर तभी तो रिक्स एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हुआ है, यानी कि कैश जब रिसीव्ड हो जाता होगा। गुड्स डिलीवर या कैश रिसीव सेम ही चीज है, गुड्स डिलीवर होने के बाद ही कैश रिसीव होगी, तब हम मानेंगे रिक्स और रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया और रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, चलो। इंस्टॉलमेंट सेल,
कई बार हम इंस्टॉलमेंट सेल कर देते हैं, यानी कि सेल तो कर दिया, पेमेंट इंस्टॉलमेंट में आ रहा है। ठीक, उसमें दो चीज आता है, आप तो ब्याज भी लोगे ना, थोड़ा हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट भी लेते हैं इंस्टॉलमेंट में। तो जो कैश प्राइस होता है, एक्चुअल प्राइस होता है, उसको तो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और जो उसमें फाइनेंशियल इनकम होता है, जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, फाइनेंस इनकम होता है, उसको ओवर द पीरियड, ओवर द पीरियड जैसे जैसे प्रिंसिपल अमाउंट रिड्यूस हो रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट के आउटस्टैंडिंग बैलेंस के रेशियो में, ओवर द पीरियड। क्योंकि ये इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है, तो प्रिंसिपल अमाउंट जितना आउटस्टैंडिंग है उस रेशियो में आप इसको अमोर्टाइज करके क्या करोगे, रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे। नेक्स्ट है सेल रीपरचेज एग्रीमेंट। आपने किसी को सेल किया, सेल रीपरचेज नाम ही से बड़ा क्लियर है ना, कि पहले सेल करते होंगे और बाद में सेमी गुड्स को रीपरचेज कर लेते हैं। यूजुअली होता क्या है, मान लो ये ए है, ये है मिस्टर बी, पहले इन्होंने अपना गुड्स सेल कर दिया और पैसे ले लिए 5 लाख के। अब गुड्स इनको चाहिए भी था, मजबूरी में सेल किया था, तो पता है वापस से गुड्स ले लिया और उस पैसे के बदले इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं। एक बार में तो पैसे भरने नहीं थे, पैसों की जरूरत थी मिस्टर ओके, इंस्टॉलमेंट दे रहा है गुड्स के बदले। ये है सेल्स रिपर्चेज एग्रीमेंट, इसको फाइनेंसिंग एग्रीमेंट बोलते हैं। ध्यान से देखने, सेल जैसा लग रहा है, गुड्स एक के पास ही रहता है, रियल में गया भी नहीं होता है। बस बुक में दिखाते हैं कि सेल किया, वापस से रीपरचेज किया, और परचेज किया तो इंस्टॉलमेंट में किया, इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं उसके बदले। इससे बढ़िया इसको क्या बोलते हैं, इट्स अ फाइनेंसिंग एग्रीमेंट। क्यों, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। आपने पढ़ा है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। लीगली ये ट्रांजैक्शन कैसा दिखता है उसको छोड़ दो, एक्चुअल में तो ये फाइनेंसिंग एग्रीमेंट ही है। देखना, मैंने ऐसा नहीं लग रहा 5 लाख रुपया आज के डेट में ले लिया और उसके बदले इंटरेस्ट भर रहा हूं एंड इंस्टॉलमेंट, ये इंस्टॉलमेंट है जिसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जाता होगा। क्यों सर, गुड्स तो मेरे पास ही है। फिर चेंजेस क्या हुआ, अभी 5 लाख मेरे पास आए और फ्यूचर में मैं उसके बदले पेमेंट भर रहा हूं, तो जो इनफ्लो आया होता है ना, इट इज ट्रीटेड लाइक अ लोन। इसीलिए सेल रीपरचेज एग्रीमेंट में बताओ ये रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा क्या, तो एएस कहता है नहीं करेगा। इसको रिकॉर्ड करना है, इस इनफ्लो को लोन की तरह। चलो, पब्लिकेशंस या जर्नल्स, कई बार हम सब्सक्रिप्शन पे पब्लिकेशंस खरीद लेते हैं। ठीक, मान लो मैंने पब्लिकेशन वाले से खरीदा, करेक्ट, उन्होंने बोला हर एक महीने में एक देंगे आपको 12 मंथ तक, उसके लिए 12,000 फी है। ठीक, अब ये तो मैं बायर हूं, पब्लिकेशन वाले कैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, एक नंबर एसएलएम बेसिस पे। मान लो मैंने मार्च में लगाया था, करेक्ट, तो एक ही महीने बाद, एक महीना इधर सर्विस दिया, बचा हुआ 11 मंथ तो नेक्स्ट ईयर में वो पब्लिकेशन मुझे देंगे। मान लो मैंने पब्लिकेशन खरीदने का बोला, वो मुझे हर एक महीने पब्लिकेशन प्रोवाइड करते हैं, पैसे भी लेते हैं। रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एक ही बार सारा, क्योंकि पब्लिकेशन तो मान लो 1 साल के लिए एग्रीमेंट है, तो 1 साल प्रोवाइड करेंगे मुझे। तो एएस बोलता है एसएलएम बेसिस पे। मान लो मैंने मार्च में लगवाया था, पहला मुझे मार्च में उन्होंने दे दिया, ठीक। मार्च में पहला मुझे दे दिया, और बचे हुए 11 अगले साल आएगा, क्योंकि अप्रैल शुरू हो गया, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया। तो एसएलएम बेसिस पे पता है, मार्च वाले का तो यहाँ पे कवर हो जाएगा और ये सारा रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर में आएगा। एसएलएम बेसिस किन को यूज करना चाहिए, जो इवेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पब्लिकेशन का, जैसे कि हर एक महीना सेमी नंबर ऑफ पब्लिकेशन प्रोवाइड करते हैं।
जो अनइवन करते हैं, यानी कि किसी मंथ में 2 आता है, इट डिपेंड्स अपॉन इवेंट, किसी महीने में 1 आता है, तो उनके लिए बोलता है कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए एक साल में। देखो एग्रीमेंट में जितना हमने देने का बोला है, जिसको बोलते हैं आइटम्स कवर्ड, वो देख लो, और कितना उस साल डिलीवर कर दिया वो देख लो। तो रेशियो निकालते हैं, सेल वैल्यू ऑफ आइटम डिलीवर टू सेल वैल्यू ऑफ आइटम कवर्ड, इस रेशियो में। ठीक है, इस रेशियो में पब्लिकेशन का जो अमाउंट है उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आया क्या? बोलो फटाफट से, एक आध क्वेश्चन करते हैं, आना जरा। AS9 में ही एक बढ़िया क्वेश्चन है ये। फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मेघना लिमिटेड प्रोवाइडेड, हमें क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस अकाउंटेंट ऑफ मेघना लिमिटेड विथ अ वैलिड रीजन, यानी कि एएस क्या कहता है ये भी लिखना है। तो जब एग्जाम में आएगा तो 2 लाइन पहले प्रोविजन एक्सप्लेन करना, फिर बताना रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा कि नहीं। अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज एज अ रेवेन्यू इन द अबव केस इन कॉन्टेस्ट ऑफ AS9। चलो सॉरी, गुड्स ऑफ 60,000 वेर सोल्ड ऑन 23/2, मार्च में सेल हुआ है, ये मान लो 31 मार्च है तो 20 मार्च को ही सेल हो गया है, करेक्ट। बट एट द रिक्वेस्ट ऑफ बायर दीज आर डिलीवर्ड ऑन 10th अप्रैल, पर ये डिलीवर कब हुआ है? 10th अप्रैल। ऐसा कोई केस पड़ा है? व्हेन डिलीवरी इज डिलेड एट बायर्स हैंड, रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली। तो एज पर AS9 पहले लिखोगे, व्हेन डिलीवरी इज डिले बाय बायर हैंड, हम क्या करते हैं, रेवेन्यू शैल बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली। चलो, ये प्रोविजन लिखने के बाद क्या बोलोगे? ये जो 60,000 रेवेन्यू है किस साल रिकॉर्ड होनी चाहिए? इस साल के रेवेन्यू में आनी चाहिए, बिल्कुल। 20 मार्च को हम सेल को रिकॉर्ड करेंगे तो इसी साल के रेवेन्यू में आएगा। ठीक, नेक्स्ट है, ऑन 15/1/2 गुड्स ऑफ 1,50,000 आर सेंड ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, 20% ऑफ विच आर अनसोल्ड लाइंग विद द कंसाइनी, यानी कि 80% तो सोल्ड कर दिया इसमें से। हमने ये 15 जनवरी को गुड्स भेजा था, 80% सोल्ड कर दिया, पर 31 मार्च को जिस दिन हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अंतिम दिन है, 20% बचा है। अब बताओ, जो 80% सोल्ड किया, 1,50,000 का 80% 1,20,000, मैंने क्या बोला था, जब कंसाइनी बेच देता है तब रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं। इस हिसाब से बेचा तो उसने सिर्फ 1,20,000 का है, तो इसी को रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, थर्ड केस। थर्ड केस देखना, 1,20,000 वर्थ ऑफ गुड्स वेर सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस ऑन 1/12/2000 X1। ठीक, पीरियड ऑफ अप्रूवल क्या था, ये 1/12/2000 X1 नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो आगे पढ़ो पहले। पीरियड ऑफ अप्रूवल क्या था, 3 मंथ, आफ्टर विच दे आर कंसिडर टू बी सोल्ड। हमने अप्रूवल बेसिस पे दिया और 3 महीने का टाइम दिया कि 3 महीने है आपके पास, 3 महीने में अगर आपने कुछ नहीं बताया, गुड्स मुझे मेरा भेजा नहीं, तो माना जाएगा बिक गया। बायर सेंड अप्रूवल ऑफ 75% ऑन ऑफ गुड्स ऑन 31/1/X2 and no approval or disapproval was received, goods remaining till 31/3/X2। बताओ, जो 75% ऑफ गुड्स है उसका अप्रूवल तो आ गया है 31 जनवरी को ही। उसका अप्रूवल कब आ गया सर? 31 जनवरी को ही। तो 75% ऑफ गुड्स, 1,20,000 का 75%
90,000, ये तो अप्रूवल आते ही हमने रेवेन्यू मान लिया होगा। तो जो साल खत्म हो रहा है अपना 31/3/X2, इसमें 90,000 ये तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ही लिया होगा, ठीक। उसको 3 महीने का टाइम दिया था, वो लेके कब गया था? 1 दिसंबर को। दिसंबर पूरा मंथ, जनवरी पूरा मंथ, फरवरी पूरा मंथ, यानी कि फैब एंड में टाइम खत्म हो गया। फैब एंड में टाइम खत्म हो गया, तो मार्च के अंत में जब मैं बना रहा हूं, तो ये जो बच गया ना 30,000, इसको भी मैं क्या मानता हूं? रेवेन्यू रिकॉर्ड करता हूं। क्यों? हमने बोला था ना कि जब टाइम खत्म हो जाए तो हम क्या मानते हैं? गुड्स हैज बीन अप्रूव्ड। तो पहले प्रोविजन लिखेंगे एज पर AS9, in case goods are sold on a approval basis, revenue shall be recorded when goods are accepted or times has been lapsed or buyer perform any act adopting the transaction। ठीक, जो लैंग्वेज मैंने लिखाया है, जो लैंग्वेज मैंने पढ़ाया है, वही लैंग्वेज मैं यूज करता हूं, और मैं अपने टाइम में भी वही लैंग्वेज लिखता था। ठीक है। ये लैंग्वेज बुक की लैंग्वेज है, मैं खुद से नहीं बोल रहा। तो सेम लैंग्वेज बिल्कुल आप यूज कर सकते। कई बार बच्चे पूछते भी है कि सर जो आप लैंग्वेज जो फॉर्मेट यूज कर रहे हो कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा? टोटली रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा 1,20,000। चलो अगला केस है। अच्छा, अगला केस पढ़ने से पहले हमें नोट्स को आगे कंटिन्यू करना है। इसके बाद मैंने नोट्स में लिखा है नोट नंबर 1, ट्रेड डिस्काउंट। पता है, अगर हम परचेज करते हैं ना, मान लो मैं परचेज करने गया और मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, तो हम ट्रेड डिस्काउंट की अलग से डबल एंट्री नहीं करते। विच डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है? वो डिस्काउंट जो परचेज के टाइम में हम नेगोशिएट करते हैं और हमें मिलता है, तो इसको परचेज प्राइस में ही एडजस्ट कर देते हैं और परचेज दिखाते हैं नेट ऑफ परचेज, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ठीक, वैसे ही मान लो अगर मैं सेल करता हूं और ट्रेड डिस्काउंट दे दिया मैंने, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? सेल में नेट ऑफ डिस्काउंट लूंगा, सेल रिकॉर्ड ही करूंगा डिस्काउंट को घटा के। 50,000 मान लो मैं सेल प्राइस था, कोई आया नेगोशिएट करा 49,000 में ले गया मेरे से, ठीक, तो मैं 49,000 में ही सेल दिखाऊंगा। सेल कितने पे रिकॉर्ड करूंगा? 49,000। लेकिन कैश डिस्काउंट के केस में ऐसा नहीं होता। कैश डिस्काउंट का मतलब डिस्काउंट विच इज नेगोशिएटेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। मान लो मैंने सेल कर दिया 50,000 का, सेम केस, ले गया बंदा, 1 महीने बाद पेमेंट करने आया, 49,000 पे कर गया बहुत रिक्वेस्ट करके। इस केस में सर जब मैंने सेल किया होगा, मैंने सेल तो रिकॉर्ड 50,000 पे ही किया होगा, और ये जो कैश डिस्काउंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, तो ये कैश डिस्काउंट मेरे लिए क्या है? एक लॉस है, नुकसान है, पीएल में जाता है, पीएल में डेबिट होता है। करेक्ट? तो यानी कि सर ट्रेड डिस्काउंट जब होता है तो परचेज सेल में एडजस्ट होता है, खरीदने गया तो परचेज में घटाता हूं, मैं खुद बेच रहा हूं तो सेल में से घटाता हूं। कैश डिस्काउंट मिला, सेल करते टाइम अगर हम कैश डिस्काउंट उस पर देते हैं, कैश डिस्काउंट देते कब है? जब पेमेंट करने आया होता है, तो उसको सेपरेटली हम रिकॉर्ड करते हैं और कहां ले जाते हैं? पीएल के डेबिट में। वैसे ही मान लो मैं परचेज करने गया होता, लेके आता, पेमेंट करते टाइम मेरे को डिस्काउंट मिली होती, तो कैश डिस्काउंट रिसिप्ड बोला जाता है, वो मेरे पीएल के क्रेडिट में आएगा। तो कैश डिस्काउंट की सेपरेट एंट्री होती है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट क्या करते हैं? एडजस्ट कर देते हैं परचेज सेल में। बेचने वाला अपना सेल में से घटा के सेल रिकॉर्ड करेगा, खरीदने वाला अपने परचेज में से घटा के। अब आइए दूसरे कंसेप्ट पे, क्वेश्चन जो है, अपार्ट फ्रॉम अबव कंपनी हैज मेड कैश सेल ऑफ 7,80,000 लेकिन कह रहा है ये ग्रोस है। ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5% वाज अलाउड इन अ कैश सेल। सर 7,80,000 है, 5% ट्रेड डिस्काउंट है, तो जब भी मैं बेचा होगा 5% डिस्काउंट दे दे के बेचा होगा, तो मैं पता है सेल कितना रिकॉर्ड किया होगा?
7,80,000 माइनस 5%, 7,41,000। ठीक, यही अगर 7,80,000 का मैं सेल किया होता, बाद में पेमेंट करने आते तब डिस्काउंट दिया होता, तो मैं रिकॉर्ड करा होता ये, और जब पेमेंट के टाइम में डिस्काउंट होता तो अलग से उसको डिस्काउंट रिकॉर्ड करना पड़ता, डबल एंट्री। ट्रेड डिस्काउंट को वॉल्यूम डिस्काउंट भी बोलते हैं। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है? डिस्काउंट विच इज नेगोशिएटेड एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन। मुझसे कोई खरीदने आया, बेचते टाइम वो डिस्काउंट ले लिया, तो मैं अपना सेल तो भाई जितना मेरे को, जितने में मैंने बेचा उतने पे रिकॉर्ड करूंगा। याद रहेगा क्या? चल, ये यहाँ पे लिखा है कि ट्रेड डिस्काउंट क्या है? परचेज प्राइस और सेल में से एडजस्ट करते हैं। एज द केस में भी, यानी कि अगर मैं सेल करता हूं तो मेरे लिए सेल में से घटेगा, मैं खरीद के लाया और ट्रेड डिस्काउंट मिला तो मेरे परचेज प्राइस में से घटेगा। चलो, दो और क्वेश्चन है, इस पे ध्यान से पढ़ते हैं। आपकी बुक में ही क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ उस क्वेश्चन का। मान लो इस मंथ से हमने सेल प्राइस इंक्रीज किया, लेकिन सिर्फ इस मंथ का इंक्रीज नहीं किया, आगे के लिए तो होगा ही, रेस्ट्रोस्पेक्टिव पिछले 2 महीने का भी किया। ठीक, प्राइस इंक्रीज किया गुड्स का, ठीक, आज से, लेकिन साथ ही में हमने क्या लिखा? रेस्ट्रोस्पेक्टिव का मतलब पीछे से, पिछले 2 महीने, यानी कि इंक्रीज वो इफेक्टिव कब से? इस डेट से। और जितने लोगों को पिछले 2 महीने में मैंने सेल किया था, उनको एक छोटा सा रिमाइंडर भेजा कि देखिए हमारा प्राइस पीछे 2 महीने से हमने बढ़ा दिया, बैक डेट से। इस वजह से आपको थोड़ा एडिशनल पेमेंट करनी पड़ेगी, और सारा एडिशनल जो पेमेंट है वो आ रहा है 1 लाख जोड़ के। ठीक, मैं यहां पे खड़ा हूं, ये 31 मार्च। ठीक, नोटिस तो मैंने सबको भिजवा दिया है, लेकिन बताओ जिन्होंने पीछे खरीदा है, उन्हें मैं क्या बोल रहा हूँ? रेस्ट्रोस्पेक्टिव पे करने के लिए। अब उन्होंने बाई करके नॉर्मल प्राइस तो पे कर दिया, पीछे से आप बढ़ा रहे हो, क्या ये गारंटी है, क्या ये सर्टेन है ये कलेक्शन होगी? बोलो फटाफट से। नो, देयर इज सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी है। क्या है? सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि जो बायर लेके गया ना, वो इंक्रीज प्राइस पे ना करे, बोले भाई आप आगे से बढ़ाओ, हम खरीदेंगे तो बढ़े हुए दाम पे खरीदेंगे, जो हमने पीछे खरीद लिया नॉर्मल प्राइस पे उसके लिए हम क्यों पे करें? तो जब ये केस पूछेगा जहां पे प्राइस पीछे से बढ़ रहा है और हम बोल रहे हैं कि भाई प्राइस बढ़ने की वजह से इतना और हमें आने वाला है, उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे अभी, उसको तो जब रिसीव्ड होता है ना, हाँ जी, जब रिसीव्ड होता है तब रेवेन्यू मानते हैं, एक्रूअल बेसिस पे नहीं कर सकते। क्यों? सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी है रिगार्डिंग अल्टीमेट कलेक्शन, पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे हमें नहीं पता। एक और केस है, मैं जब भी सेल करता हूं, 1 मंथ का टाइम देता हूं पेमेंट के लिए, पर यूजुअली जरूरी है 1 महीने में ही पेमेंट कर देते होंगे लोग, बहुत लोग डिले भी पेमेंट करते हैं। जो डिले पेमेंट करते हैं उनको मैं चार्ज करता हूं 10%। ठीक, उनको मैं चार्ज करता हूं 10%। और पास्ट रिकॉर्ड को देख के ऐसा लगता है कि लगभग ऐसा 20% ही लोग हैं जो इंटरेस्ट पे करते हैं, बचे हुए 80% पे नहीं करते। अब बताओ, 31 मार्च को मैं खड़ा हूं और ऐसा मान लो 2 लाख इंटरेस्ट पड़ा हुआ है, ठीक, लेने हैं, बायर से लेने हैं जो डिले पेमेंट कर रहे हैं, इसको रेवेन्यू रिकॉर्ड करूं क्या?
तो इस पे भी एएस बोलता है, क्योंकि कंपनी क्या है, कोई एग्रीमेंट तो है नहीं कि देने ही देने हैं, बायर बाउंड तो है नहीं, आप इंटरेस्ट चार्ज जरूर करते हो, उसी में से 80% लोग नहीं भी तो दे रहे हैं। बोलो फटाफट से, 80% लोग नहीं भी तो दे रहे हैं। तो यहां पे भी क्या है, अनसर्टेनिटी है कि कलेक्शन होगी कि नहीं होगी। कुछ लोग डिबेट कर सकते हैं कि सर 20% तो दे रहे हैं, क्या 20% को हम सर्टेनिटी मान के इनका इसका 20% नहीं ले सकते? अब बचा हुआ 80% जो होगा उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नहीं, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन तो है नहीं, ये 20% भी कल को चाहे तो नहीं दे सकता है। तो इसीलिए एएस कहता है कि अगर ऐसा है तो देयर इज सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग अल्टीमेट कलेक्शन और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। इस पे भी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो दो केस मैंने पढ़ा है। पहला, रेस्ट्रोस्पेक्टिव प्राइस रिवीजन से अगर कोई रेवेन्यू आ रही है तो क्या मानेंगे, अनसर्टेनिटी है, अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मिलेगा तब कर लेंगे। दूसरा, डिले पेमेंट की वजह से इंटरेस्ट पेमेंट, हमने डिले पेमेंट की वजह से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, ठीक, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन तो है नहीं, हम चार्ज करते हैं, जरूरी नहीं सब दे, आपको ऐसा लिख के देगा कि उसमें से इतना परसेंट ही देते हैं, बचे हुए नहीं देते। हाँ, अगर सर्टेनिटी होती, लिखा होता कि 100% लोग देते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, ये देना ही पड़ेगा, तब तो रिकॉर्ड कर लेते, पर ऐसा देगा ही नहीं, ऐसा नहीं लिखेगा, बोलेगा कुछ लोग देते हैं कुछ लोग नहीं देते, ठीक। तो यानी कि क्या है, अनसर्टेनिटी है। समझ में आया दोनों केस? इससे ज्यादा केस सेल ऑफ गुड्स में नहीं पूछेगा। ये दोनों केस जो मैंने पढ़ा है, बुक में ही दे रखा है क्वेश्चन। कहीं ना कहीं 2 मिनट दो, इस पे जो क्वेश्चन है, चलो कोई नहीं, देख लेना आप लोग कहाँ पे, पर ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दोनों केस पढ़ा है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। थर्ड केस देखते हैं, तीसरा एक केस देखते हैं। सब्सिक्वेंट अनसर्टेनिटी आगे तो है, लेकिन उसका एक एग्जांपल यहां डिस्कस कर लेता हूं। मैंने क्या बोला था कि अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड करते टाइम आपको लगे कि ठीक है कोई अनसर्टेनिटी नहीं है तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना, पर आगे भविष्य में कभी लगा कि अनसर्टेनिटी अब है, तो अप्रोप्रिएट प्रोविजन बनाना। एग्जाम्पल के रूप में, मैं आज सेल कर दिया, ठीक, मिस्टर एक्स को, तो मैं सेल रिकॉर्ड करूंगा अगर मुझे ऐसा कोई अनसर्टेनिटी नहीं लगता कि ये पेमेंट नहीं देगा। लेकिन फ्यूचर में जब मिस्टर एक्स इंसॉल्वेंट हो गया या मिस्टर एक्स की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो गई कि मुझे लगता है अब वो पैसे नहीं देगा, ठीक, तो मुझे क्या करनी चाहिए, ताकि मिस्टर एक्स को बैड डेब्ट कर दूंगा, या फिर थोड़ा बहुत चांसेज है दे सकता है तो प्रोविजन बना के रखूंगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कहने का मतलब सब्सिक्वेंट अनसर्टेनिटी के लिए हम बाद में देखेंगे। एक दूसरा केस मान लो पूछा कि हमने मिस्टर एक्स को सेल तो किया, पर आज के ही डेट में इसका फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, आगे नहीं, बेचने को तो बेच दिया, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, तब भी मैंने अपनी बिजनेस गुड्स उसको बेचा, मुझे थोड़ा दया आ गया मिस्टर एक्स पे,
लगा कि मे भी चलो मैं थोड़ी मदद कर देता हूं, और मैंने मिस्टर एक्स को गुड सेल किया, और जिस दिन सेल किया उसी दिन मेरे को उसका फाइनेंशियल कंडीशन गड़बड़ लग रही है। तो अगर अनसर्टेनिटी है तो आप क्या करोगे? रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करोगे। कब करोगे? सर भविष्य में अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि मिस्टर एक्स की फाइनेंशियल कंडीशन अब अच्छा हो गया, चंगा हो गया, तब हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में हमें क्या लगा कि अल्टीमेट कलेक्शन अब सर्टेन हो गया, कोई अनसर्टेनिटी अब नहीं है। ठीक, इस पे दो एग्जाम्पल दे रखा है सीडी कंपनी वाली बुक में। चलो सेकेंड टॉपिक है सर्विसेज के ऊपर, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। मजा आ रहा है आप लोगों को? अभी तक कमेंट बॉक्स में कितने बच्चों ने लिखा कि कैसा लग रहा है टॉपिक? ठीक, जितने डेप्थ में पढ़ा रहा हूं इससे बाहर नहीं आने वाला है। मजे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ठीक है, सारा क्वेश्चन आसान लगेगा। चलो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, जब हम सर्विसेज देते हैं तो AS9 कहता है रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करनी चाहिए? जब सर्विस कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट हो जाए। When services get completed, ठीक। जब सर्विस कंप्लीट हो जाए, मेरी जिम्मेवारी पूरा कब होगी? जब सर्विस कंप्लीट हो जाएगा तभी मुझे रेवेन्यू रिकॉर्ड करनी चाहिए। यानी कि एक डॉक्टर अगर फी लेता है 1 लाख किसी ऑपरेशन के लिए, तो उसको रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करनी चाहिए? बताओ। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज का उस ऑपरेशन जब कंप्लीट हो जाए, कि बिना ऑपरेशन करे ही रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेगा? नहीं करेगा, जब सर्विस कंप्लीट कर देगा तब रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा। लेकिन कई बार सर ऐसा भी तो होता है कि कोई बड़ा सर्विस है जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, 31 मार्च आते आते वो सर्विस पार्टली कंप्लीट है, 80% ही कंप्लीट हुआ है, बचा हुआ 20% कब कंप्लीट होगा? नेक्स्ट ईयर। तब हमें कैसे करनी चाहिए? तो इसके लिए एएस बोलता है दो मेथड है रेवेन्यू रिकॉग्निशन का। पहला कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट मेथड। आप कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट मेथड फॉलो कर सकते हैं, जब वो पूरा 100% सर्विस आप डिलीवर कर देना तब आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। इस हिसाब से ये नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड होगा, क्योंकि सर्विस 100% नेक्स्ट ईयर कंप्लीट हो रहा है। और दूसरा सजेस्ट करता है परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। नोट्स प्रॉपर आप लोगों को बना रखा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड, प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन को ही परसेंटेज कंप्लीशन मेथड बोलते हैं, ठीक। इसको प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन भी बोलते हैं। उस हिसाब से सर 80% रेवेन्यू, क्योंकि 80% सर्विस दे दिया है मैंने, इस साल रिकॉग्नाइज कर लेंगे। 20% रेवेन्यू, मान लो 10,000 का सर्विस था, 8,000 इस साल रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, एंड बोलो फटाफट से 2,000 नेक्स्ट ईयर। प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड, जितना कंप्लीट हुआ है परसेंटेज कंप्लीशन, उतना सर्विस का रेवेन्यू इस बार रिकॉर्ड कर लो, बचा हुआ अगली बार। सर दोनों में से कौन सा मेथड फॉलो करनी चाहिए मैनेजमेंट को? ये एएस नहीं बताता, बताता है ना। एएस बोलता है आपकी मर्जी, चाहे आप कंप्लीट सर्विस, सर्विस वर्ड डाल लो, कंप्लीट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड फॉलो करो, या फिर परसेंटेज कंप्लीशन प्रोपोर्शनेट सर्विस कंप्लीट मेथड फॉलो करो, आपके ऊपर है। दोनों में से मैनेजमेंट एनी ऑफ अबव मेथड, मैनेजमेंट कैन फॉलो एनी ऑफ अबव मेथड। बस मैनेजमेंट को ध्यान क्या रखना है, जो भी मेथड फॉलो करे कंसिस्टेंट मैनर में फॉलो करे, ठीक। सिलेक्शन ऑफ मेथड हमारे लिए क्या है? एक अकाउंटिंग पॉलिसीज है, और हमें अकाउंटिंग पॉलिसी को कंसिस्टेंट मैनर में फॉलो करना होता है। यानी कि बताओ, ऐसा नहीं करो कि एक साल ये लगाया, अगले साल ये लगाया, फिर तीसरे साल ये मेथड लगा रहे। क्यों?
फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन बढ़िया नहीं होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे, हर एक साल रेवेन्यू कंपेयर कर पाए पिछले साल से इस बार कितना कमाए, तो मेथड तो सेम होनी चाहिए रेवेन्यू रिकॉग्निशन का। तो फॉर द पर्पज ऑफ बेटर कंपैरिजन, हाँ जी, अच्छे से कंपैरिजन करने के लिए, ट्रू एंड फेयर व्यू देने के लिए ऐसा लिखा गया है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो हमें कंसिस्टेंट मैनर में अप्लाई करनी चाहिए। ठीक, दोनों में से कोई भी मेथड मैनेजमेंट फॉलो कर सकता है, फॉलो करना है कंसिस्टेंट मैनर में। ठीक है, ये इतना नोट्स मैं आपको टिक करवा देता हूं। क्या पढ़ा है आपको? जब सर्विस कंप्लीट हो, परफॉर्म्ड हो जाए मतलब कंप्लीट हो गया। दो मेथड है लिखा हुआ है, और ये भी नोट लिख दिया जो अभी आपको पढ़ा रहा था। ठीक, आगे बढ़े, फिर आते हैं स्पेशल केस पे। स्पेशल केस में मान लो इंस्टॉलेशन जो हम करने जा रहे थे, याद है उस समय गुड्स भेजा, इंस्टॉलेशन करना था। गुड्स का सेल कब मानते थे? जब कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे इंस्टॉलेशन हो जाए। कई बार इंस्टॉलेशन के लिए अलग से फी चार्ज कर लेते हैं कि मैम अब तो लगभग सारी कंपनी इंस्टॉलेशन फ्री नहीं देती, कि सर फिर 500 आपको फी देना पड़ेगा। गुड्स जो सेल किया वो तो सेल ऑफ गुड्स है, लेकिन जो ये इंस्टॉलेशन के लिए अलग से फी लिया ये तो सर्विस है। तो इसका रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे? वही जब इंस्टॉलेशन गेट कंप्लीटेड एट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तभी तो मानेंगे कि सर्विस परफॉर्म्ड हुआ। इंस्टॉलेशन आपने कर दिया, कस्टमर ने आपको दे दिया, ओके, फिर देगा पैसा। तो इसलिए जब इंस्टॉलेशन गेट कंप्लीटेड एट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, याद रहेगा क्या? चलो, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ध्यान से देखना। मान लो मेरा एक न्यूज़पेपर है, इसमें आप अपना एडवर्टीजमेंट करा सकते हैं, या कोई टीवी चैनल है आप अपना एडवर्टीजमेंट करा सकते हैं। तो जो एडवर्टीजमेंट करने का मैं पैसा लूंगा वो कैसे लूंगा? देखो, मुझे रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करना चाहिए जब एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले हो जाए। डिस्प्ले बिफोर पब्लिक, मेरा एड जब चल जाएगा तभी तो वो कंपनी रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगी। अगर मान लो मैंने एड के लिए कांटेक्ट किया कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच में मुझे मेरी कंपनी का एड चलवाना है, और उस मैच के स्लॉट में वो एड चला ही नहीं मेरा, उन्होंने चलाया ही नहीं, तो मैं पेमेंट दूंगा क्या? नहीं। तो इसीलिए बोला जाता है जो एडवर्टीजमेंट एजेंसीज है जो एड चलवाते हैं उनको अपनी रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करनी चाहिए? जब वो एड चलवा दे, तभी मानेंगे कि सर्विस गेट कंप्लीट हुआ है। हमारे लिए ओरिजिनल कंडीशन क्या है? व्हेन सर्विस इज परफॉर्म्ड। तो सर्विस परफॉर्म्ड कब मानेंगे? जब भैया एड डिस्प्ले हो जाए बिफोर पब्लिक। ठीक है, सिंपल है। इंश्योरेंस एजेंसी, कई बार इंश्योरेंस में पता है आपको कमीशन मिलता है, हम पॉलिसीज वगैरह करवा देते हैं, तो ये भी सर्विस है। तो वो जो कमीशन है हम कब रिकॉर्ड करेंगे एज ए रेवेन्यू? बोलो, इंश्योरेंस में कई बार एजेंट को कमीशन मिलता है, बहुत सारी इंश्योरेंस एजेंसी कंपनियां है, इंश्योरेंस कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, जो उनकी एजेंसी है, जो उनके एजेंट है, भाई साहब जब पॉलिसी का रिन्यूएबल करवा दे या फिर नया बेचा है, तो जब पॉलिसी कमेंस हो जाए, आपको पता है एक बार पॉलिसी सेल करोगे कमेंस हो जाएगा तब भी कमीशन मिलता है। हर एक साल जब जब वो रिन्यूएबल फी पे करता है तब भी कमीशन मिलता है। तो सर्विस गेट कंप्लीट कब होगा? जब पॉलिसी कमेंस हो जाए, तभी तो मुझे कमीशन मिलेगा। ट्यूशन फी ओवर द इंस्ट्रक्शन पीरियड, ये क्या है? मान लो ये साल है 31 मार्च, 1 मार्च को एक बच्चा आया, ठीक है, उसने जो कोर्स में इनरोल किया, वो जो मुझसे पढ़ने वाला है वो 4 मंथ का है,
और उसके लिए 40,000 पे किया, करेक्ट। तो ये 40,000 को मुझे कब रिकॉर्ड करना चाहिए? तो कहता है ओवर द इंस्ट्रक्शन पीरियड, 4 महीने में मैं एक कोर्स पढ़ा रहा हूं ना, 4 महीने में बांट के, इस हिसाब से ये 1 मंथ तो इधर आएगा, 3 मंथ इधर आएगा, तो ये 10,000 रेवेन्यू इधर और 30,000 रेवेन्यू इधर रिकॉर्ड करना चाहिए। समझ में आया आपको? ओवर द पीरियड मतलब टोटल 4 मंथ है, डिवाइड बाई 4 करोगे तो 10,000 पर मंथ आएगा। 1 महीना इधर पढ़ा रहा हूँ, 3 महीना उधर, तो ऐसे रिकॉर्ड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एंड डेट। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इनकम। कई बार बहुत लोग कमीशन चार्ज करते हैं किसी अपनी सर्विस के लिए, ब्रोकरेज ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, उनके लिए वो कमीशन ब्रोकरेज क्या है, फाइनेंशियल इनकम। वो कब रिकॉर्ड करेंगे? सर जब सर्विस कंप्लीट हो जाए, ठीक। मान लो मैं बड़ी बड़ी कंपनियों का लोन सैंक्शन करवाता हूँ और उस पर कमीशन लेता हूँ, करेक्ट। तो मैं वो कमीशन को एज ए रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करूंगा? जब लोन सैंक्शन हो जाए, तभी तो मानेंगे सर्विस गेट कंप्लीटेड। ठीक। आजकल स्टॉक मार्केट में आप बाई सेल करते हो तो ब्रोकरेज कमीशन लगता है, ठीक। ब्रोकरेज कमीशन लगता है। जब जब वो आपको बाई या सेल करने की सुविधा देते हैं तो कंपनियां कमीशन लेते हैं, जैसे कि मान लो जेरोदा है, एंजल ब्रोकिंग है। अब बहुत चीज पे कमीशन फ्री है, उसकी बात नहीं कर रहा, जिसपे लेते हैं। तो कब कमीशन को एज ए रेवेन्यू रिकॉर्ड करते होंगे? जब आप ट्रांजेक्शन कर देते हो, तब उनकी सर्विस कंप्लीट हो गई, आपने उनकी सर्विस ले ली, ट्रांजेक्शन हो गया, तो ब्रोकरेज ले लेंगे आपसे। एडमिशन फी, कई बार हम कहीं पे जाते हैं जहां पे एंट्री के लिए फी लगता है, एडमिशन फी लगता है, यानी कि घुसने का चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, मूवी देखने जाओ, फी लगेगा। किसी इवेंट को अटेंड करने जाओ, थिएटर में कोई एक्ट देखने जाओ, फी लगेगा। तो यानी कि सर कहीं पे भी जहां पे एंट्री फी है, एडमिशन फी है, तो वो कंपनी कब रिकॉर्ड करेगी? बोलो, जब इवेंट कंप्लीट हो जाए। अगर मैंने मूवी का टिकट खरीदा, ठीक, जिससे खरीदा, जो भी कंपनी है, मान लो पीवीआर है, वो टिकट का पैसे को रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करता होगा? बोलो, जब मूवी कंप्लीट हो जाए। किसी कारणवश अगर मूवी मुझे दिखा नहीं पाया पीवीआर, तो मुझे मेरा पैसा देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा। तो जब मूवी कंप्लीट हो जाए, किसी इवेंट के लिए अगर मैंने पैसे पे करे, तो जब इवेंट कंप्लीट हो जाएगा तब वो कंपनी रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगी। जैसे कि मूवी का मैंने एग्जांपल दिया, अगर मैंने पे किया है, जब तक मूवी ना दिखा दे वो रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेगा। एक बार मूवी दिखा दिया, मुझे मूवी चल गई, टाइम खत्म हो गया, दिखा दिया, मूवी पूरी डिस्प्ले हो गई, ठीक, तो माना जाएगा इवेंट गेट कंप्लीटेड, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक, ध्यान से सुनना। 31 मार्च को मान लो कहने एडवांस में हमने टिकट बुक किया, किस लिए? जो देखने वाले 1 अप्रैल को। तो ये जितने भी पैसे एडवांस में हमने बुक करा, क्या वो मूवी वाली कंपनी, मान लो पीवीआर है, पीवीआर इसको इनकम दिखा सकती है 31 मार्च के दिन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है ना, एंड डेट तो 31 मार्च होता है, नहीं दिखा सकते। क्यों? मूवी में अगले दिन देखने वाला हूँ, इवेंट अगले दिन कंप्लीट होगा, तो ये अगले दिन के रेवेन्यू में आएगा, पीवीआर के। चलो, ठीक। अब मेंबरशिप फी है, क्लब वगैरह का जो होता है, अगर सेपरेटली पे करते हैं तो जब रिसीव होगा तब वो इनकम दिखाएंगे, और ड्यूरिंग द ईयर सर्विसेज के साथ ही और जो भी तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसी के साथ चार्ज कर लेते हैं मेंबरशिप फी, तो कैसे सिस्टमैटिक या रेशनल बेसिस पे रिकॉर्ड कर लेंगे। समझ में आया? इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रॉयल्टी, 3 चीजें। पहले डिविडेंड पे आते हैं। डिविडेंड का इनकम कब रिकॉग्नाइज करते हैं? जब राइट टू रिसीव डिविडेंड इज एस्टेब्लिश। इसका मतलब क्या है?
सर, डिविडेंड लेने का अधिकार जब फिक्स हो गया, राइट टू रिसीव डिविडेंड इज एस्टैब्लिश, कब होता है? जब डिविडेंड डिक्लेयर्ड होता है। ठीक है, आपको पता है बोर्ड डिविडेंड को प्रपोज करता है, प्रस्ताव रखता है, प्रपोजल रखता है, पर बोर्ड के लिए जो डिविडेंड, इंतरिम डिविडेंड की बात नहीं कर रहा, फाइनल डिविडेंड का जो प्रपोजल रखा है, इससे नहीं पता होती। इसको क्या करना होता है, आगे मेंबर से जनरल मीटिंग में अप्रूव करानी पड़ती है। ठीक, क्यों? क्योंकि सर बोर्ड बस प्रपोज कर सकता है, डिक्लेयर्ड कौन करते हैं? डिविडेंड मेंबर करते हैं। ये सब आपने लॉ में पढ़ा होगा। हम कब मानेंगे कि हम अब रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ले, डिविडेंड को इनकम दिखा दे, जब डिविडेंड डिक्लेयर्ड हो जाए। क्यों? वंस डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, बताओ फटाफट से लॉ में क्या लिखा है? एक बार डिविडेंड डिक्लेयर्ड हो गई तो डिविडेंड को कैश या कैश इक्विवेलेंट में डिक्लेयर्ड के पहले, तो मेरे टाइम में 30 डेज होता था, 30 डेज के अंदर अंदर पेमेंट करनी पड़ती है। यानी कि आपको डिविडेंड आएगा ही आएगा। इस वजह से कहता है यस कि डिविडेंड डिक्लेयर्ड हो गया ना, तो राइट टू रिसीव डिविडेंड एस्टेब्लिश हो गई। ले लो भैया बुक में। ऐसा हो सकता है कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर तो कर दी पर मेरे को पेमेंट नहीं दी, या डिविडेंड डिक्लेयर तो कर दी, कैश या कैश इक्विवेलेंट में पेमेंट नहीं दी, उसके बदले बोली भाई कैश तो है नहीं, सामान भिजवा। ऐसा नहीं होता, ये क्लियरली लॉ है। आपने डिविडेंड का जो चैप्टर होगा लॉ में, वहां पे पढ़ी होगी ये सारी चीजें। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। मान लो हमने किसी को लोन दे रखा है, उस पे इंटरेस्ट आता है, उसको कब रिकॉर्ड करेंगे? टाइम बेसिस पे। और इंटरेस्ट निकलता कैसे? आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट रेट लगा के, कितना आउटस्टैंडिंग लोन है, जैसे जैसे लोन पे करते जाएगा आउटस्टैंडिंग लोन तो कम होते जाते हैं ना, हमेशा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग लोन पे। तो इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड कंसीडरिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस एंड इंटरेस्ट रेट। अब टाइम बेसिस का मतलब क्या हुआ देखना, लोन दे रखा था, पूरा साल ये रहा, तो एक साल में, एक साल का मान लो 5 लाख है, 10% के रेट से 50,000 इंटरेस्ट बनते हैं, करेक्ट। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने लोन दिया था 1 जैन को, ये है 31 मार्च, ठीक है, एक साल के लिए, तो अगले 1 जैन को रीपेमेंट करेगा। टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है कि ये जो इंटरेस्ट है ना पूरे साल का, ये तो पूरे साल का है, यहां 3 मंथ हुए तो 3 महीने का इंटरेस्ट इधर रिकॉर्ड करेंगे, बचा हुआ 9 मंथ का इंटरेस्ट इधर रिकॉर्ड करेंगे। जो भी इंटरेस्ट जो एक्रू हुआ है इस साल में उतना ही रिकॉर्ड करेंगे, इसी को बोलते हैं टाइम बेसिस। थर्ड है रॉयल्टी। रॉयल्टी डिविडेंड वाले में कंफ्यूज तो नहीं हो गए? कहानी देगा ऐसा मस्त। एबी लिमिटेड का बोर्ड ने प्रपोज किया, फिर अप्रूवल पे गया, इस डेट को डिक्लेयर हुआ, जिस डेट को डिक्लेयर हुआ, मान लेते हैं यहाँ पे प्रपोज हुआ था, डिक्लेयर हुआ 1 अप्रैल को, या मान लो 10 अप्रैल को, 5 अप्रैल को, ऐसे दे देगा 5 अप्रैल को, तो ये अगले साल में अगर अप्रैल में हुआ है, 31 मार्च ये रहा, डिक्लेयर्ड अप्रैल में हुआ है, तो मैं कब रिकॉर्ड करूंगा रेवेन्यू? जब डिविडेंड डिक्लेयर्ड हुआ, तभी राइट टू रिसीव डिविडेंड मिला, यानी कि नेक्स्ट ईयर वाले में आएगा। समझ रहे हो? तो ये जरूरी है किस साल के रेवेन्यू में आएगा, देखना है राइट टू रिसीव कब हुआ है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड कब हुआ है। चलो, रॉयल्टी पढ़ा रहा था। जब भी हम कोई अपना टेक्निकल नो हाउ, कोई ऐसी चीज जो सिर्फ हमें पता है,
बनाने का कोई फॉर्मूला हो गया, कोक के पास कोक बनाने का फॉर्मूला है, कितना भी उसका डुप्लीकेट आ जाए कोक का रेप्लिका नहीं कर पाते, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है नो हाउ। कुछ पैटेंट्स है जो हमने पैटेंट करा रखे हैं, कुछ ट्रेडमार्क्स है। अगर हम किसी एटीसी लिख लो, किसी और को यूज करने के लिए देते हैं तो बदले में क्या चार्ज करते हैं, रॉयल्टी। भाई साहब यूज करो, जितना सेल होगा उस पर 2% रॉयल्टी, या हर एक यूनिट पे मान लो 3 रुपीज रॉयल्टी ले रहा हूं। ये जो रॉयल्टी है इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि एग्रीमेंट में क्या है, कैसे पे होगा। एज पर एग्रीमेंट, ठीक। और एग्रीमेंट में कोई सिस्टमैटिक बेसिस जरूर होता है कि रॉयल्टी हमें रिसीव कैसी होगी, उसी अनुसार रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। चलो, तो टाइम बेसिस ये और ये पढ़ा दिया। रॉयल्टी क्या बोला, जैसे एक्रू होगा एज पर एग्रीमेंट। एडिशनल कंसेप्ट पे आते, इंटर डिविजनल सेल। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस इंटर डिविजनल सेल? ये है पूरा कंपनी, कई बार इसमें अलग अलग डिवीजन है, डिवीजन ए, डिवीजन बी, ठीक है। ये डिवीजन भी अपना बाहर में सेल करता है, ये भी सेल करता है। कई बार ये बी को ट्रांसफर भी कर दिया, और ट्रांसफर करते टाइम कॉस्ट पे नहीं दिखाया, सेल प्राइस पे दिखाया, यानी कि ए ने प्रॉफिट भी रिकॉर्ड किया इस ट्रांसफर पे। पर देखो कंपनी का गुड्स तो सेल ही नहीं हुआ है, ये तो एक डिवीजन दूसरे को प्रॉफिट चार्ज करके भेज रहा है, जैसे डिपार्टमेंट में पढ़ते थे। तो ये प्रॉफिट रियल में रियलाइज प्रॉफिट तो है नहीं। तो जब कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो क्या करते हैं, इंटर डिविजनल प्रॉफिट को इलिमिनेट कर देते हैं, बिकॉज इट इज अनरियलाइज प्रॉफिट। लॉजिक एक भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जिसका लॉजिक एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, उसके बावजूद अगर एग्जाम में नहीं लिखोगे तो मेरे को फिर अच्छा नहीं लगेगा। याद करो। चलो सेकेंड, सब्सिक्वेंट अनसर्टेनिटी पढ़ा दिया, बेचते टाइम बेच लिया, सेल रिकॉर्ड किया, बाद में अनसर्टेनिटी हो गया, प्रोविजन बना लेंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ जीएसटी इन सेल। पता है, अगर सेल हम रिकॉर्ड करते हैं, मान लो मेरा आइटम है 5000 का, उस पर सीजीएसटी लगा है एंड एसजीएसटी लगा है 500 टोटल 6000। तो ये जो टोटल 6000 है, ये जो सेल है ये ग्रॉस है, इंक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी मेरा रेवेन्यू तो है नहीं, जीएसटी इज नॉट अ रेवेन्यू फॉर एंटरप्राइज। ये तो वो कलेक्ट कर रहा है सरकार के बिहाफ पे, कस्टमर से लेगा, गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर देगा जब जीएसटी रिटर्न भरेगा। तो इसमें से जीएसटी घटा दो, तो ये जो 5000 है ना, जितने में मैंने बेचा, ये सेल क्या है मेरे लिए, रेवेन्यू है। ठीक, ये सेल रेवेन्यू है। तो अगर सेल में जीएसटी इंक्लूड करके दिया है तो जीएसटी हटा के जो बचा ना, ये मेरे लिए रेवेन्यू। इसमें से नेट सेल पता करना हो तो कुछ सेल्स रिटर्न है तो वो भी घटा दीजिए, तो जो आता है वो नेट सेल आता है। करेक्ट। पता है आपको एक बात याद रखना, सेल सेपरेट रिकॉर्ड होता है और रिटर्न सेपरेट रिकॉर्ड होता है। मान लेते हैं एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, ये ए लिमिट एक्स लिमिटेड है, इसका एक अकाउंटेंट है टप्पू, और एक्स लिमिटेड का जो अकाउंटेंट है, टोटल साल में सेल हुआ है 6,30,000 का, और कुछ सेल हमारे को रिटर्न भी आ जाता है, और रिटर्न कितना हुआ है 30,000 का। अब ये अकाउंटेंट बोल रहा है कि हमें नेट में सेल को रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए थी 6 लाख का, तो ये गलत बोल रहा है। क्यों? जब सेल होता है तो सेल की सेपरेट एंट्री पास करते हैं, 6,30,000 से क्या, कैश अकाउंट डेबिट, या अगर उधार पे है तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और दूसरी चीज, ये जो रिटर्न आया, जब सेल्स रिटर्न आता है तो उसकी सेपरेट एंट्री पास करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 30,000 टू डेटर अकाउंट
30,000। तो सेल्स और सेल्स रिटर्न की हम सेपरेट प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, लेकिन यही ट्रेड डिस्काउंट होता तो सेल्स से घटा के नेट में रिकॉर्ड करते हैं। ये तो पढ़ाई दिया आप लोगों को। नेक्स्ट, ड्यूटी इंटाइटल्ड पासबुक क्रेडिट। इस पे भी छोटा गाइडेंस नोट है, सुन लो। ड्यूटी इंटाइटल्ड पासबुक क्रेडिट, कई बार क्या होता है जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट पे हमें गवर्नमेंट डीईपीबी क्रेडिट दे देती है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, कि अगर फ्यूचर में कल को आप इंपोर्ट करते हो तो जितना ये डीईपी क्रेडिट है, मान लो 10 लाख है, तो उस इंपोर्ट पे जो टैक्सेस लगते हैं, कस्टम ड्यूटी, इतने से माफ कर देंगे। अब ध्यान से सुनना, मान लो मैंने परचेज किया 90 का नेट में, प्लस उसमें कस्टम ड्यूटी लगा था 10, 100 आया, लेकिन एक्चुअल में मुझे कितना पड़ा होगा? एक्चुअल में तो मुझे 90 ही पड़ेगा। क्यों सर? मेरे पास डीईपीबी क्रेडिट है ना 10 का, तो मुझे एक्चुअल में परचेज प्राइस तो 190 ही पे करनी पड़ेगी। क्यों? सर जो ये कस्टम था ना, उतने का हमें तो क्रेडिट मिल गया, क्रेडिट, यानी कि कस्टम हमें उतने से पे ही नहीं करना पड़ा, तो मेरा कॉस्ट तो एक्चुअल में 90 है। पर इसको जब हम रिकॉर्ड करते हैं ना, रिकॉर्ड करते हैं तो ध्यान देना जरा, पीएल का एक प्रोफोमा बना देता हूं। परचेज को हम रिकॉर्ड करते हैं पूरा 100 पे, और ये जो डीईपी क्रेडिट है ना, जो एडजस्ट हो गया था, उसको सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं, डीईपीबी क्रेडिट 10। ये कहने का मतलब प्रेजेंटेशन कैसा होगा? वैसे तो सर मुझे 90 पे करना पड़ा, 90 था, 10 कस्टम ड्यूटी लग रहा था 100, पर अपने पास 10 की क्रेडिट थी तो 90 ही मुझे पे करना पड़ा। पर देखो मैं रिकॉर्ड कैसे करता हूं, 90 प्लस 10 जो कस्टम ड्यूटी 100 पे पूरा रिकॉर्ड करता हूं परचेज, और डीपी क्रेडिट को सेपरेट पीएल में क्रेडिट साइड में दिखाता हूं। ठीक। अभी भी पीएल में एक्चुअल में नेट में कितना डेबिट हुआ है? 90, 100 डेबिट हुआ है और 10 क्रेडिट, तो नेट में तो 90 हुआ ना। यही लिखा है यहाँ पे। मान लो 100 का हमने परचेज किया, क्या 90 ये प्लस 10 कस्टम जोड़ के, उसमें डीपी क्रेडिट घटा के 90 पे करना पड़ा, तो एक्चुअली में परचेज 100 दिखाना है और डीपी क्रेडिट सेपरेटली दिखाना है, नेट करके नहीं दिखाना, ये कहने का मतलब है। अब एक छोटा सा और चीज देख लो, इस पे क्वेश्चन तो नहीं आनी चाहिए। AS9 गाइडेंस नोट प्रोवाइड करता है, कवर नहीं करता, गाइडेंस देता है। किसको? बिल्डर्स को। मान लो एक बिल्डर है मिस्टर ए, ये एक लैंड खरीदता है, इस पे बहुत बड़ी बिल्डिंगें बनाती है, उसमें बहुत सारे फ्लैट होते हैं और फ्लैट सेल करता है अलग अलग लोगों को। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे बिल्डर है जो ये काम कर रहे हैं। ठीक, लैंड पे एक बिल्डिंग डिजाइन करते हैं, बहुत सारे फ्लैट होता है और फ्लैट बेचते हैं। ये AS7 में कवर्ड होने वाली चीज नहीं है। AS7 में क्या है? कॉन्ट्रैक्टर। AS7 में क्या है? कॉन्ट्रैक्टर एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के अगेंस्ट में कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है, यानी कि मुझे कितना मिलना है ये एग्रीड है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में मैं कंस्ट्रक्शन करके दूंगा। ये वो नहीं है, ये क्या है? बिल्डर जो कि लैंड खरीदा, उस पर बिल्डिंग बनाई, बहुत सारे फ्लैट बनाया और सेल कर रहा है उसको। ठीक, कुछ तो बनते बनते बिक जाते हैं, कुछ बनने के बाद कुछ समय बाद बिकते हैं। इस बिल्डर को अपनी रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करनी चाहिए, तो इसके लिए गाइडेंस नोट प्रोवाइड करता है AS9। अगर मान लो मैं एक कॉन्ट्रैक्टर होता, ठीक, किसी ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया कि 5 करोड़ दूंगा, ऐसी बिल्डिंग मुझे बना के देनी है, और मैंने कॉन्ट्रैक्ट ले ली, तो मुझ पे तो AS7 लगेगा,
ये कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, पर ये बिल्डर जो बना के सेल कर रहा है ये कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो गाइडेंस नोट क्या बोलता है कि एक तो बिल्डर परसेंटेज कंप्लीशन को फॉलो करेगा, मेथड को, ठीक, परसेंटेज कंप्लीशन मेथड को फॉलो कर सकता है, क्योंकि बिल्डिंगें जब बनती है ना तो धीरे धीरे फ्लैट सेल होते रहते हैं, बनते रहते हैं, आगे सेल होते रहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि पूरी बिल्डिंग बन के फ्लैट एक ही साल में ना बिका हो, कुछ इस साल बिका हो, कुछ कुछ अगले साल बिकेगा, ठीक है, जैसे बन जाएगा। तो परसेंटेज कंप्लीशन मेथड फॉलो करेगा। कैसे? ध्यान से सुनना। पहले तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की ये कंडीशन है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, नॉट फॉर एग्जाम, एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम में नहीं आएगा। क्या है? एटलीस्ट 25% ऑफ सेलेबल एरिया लैंड इज बीइंग सोल्ड। देखो, लैंड नहीं है, सॉरी, सेलेबल एरिया, जो भी सेलेबल एरिया है जो हम बेचने वाले हैं, 25% कम से कम आपने बेच दिया उस साल। दूसरा, एटलीस्ट 25% ऑफ टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट एक्सेप्ट लैंड, यानी कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन का, लैंड को छोड़ दो, बिल्डिंग बनाने का एटलीस्ट 25% खर्चा लगा चुके हो आप बिल्डिंग में। तीसरा क्या है? एटलीस्ट 10% ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ सोल्ड एरिया, जो एरिया आपने बेच दिया है ना, इसका जो भी एरिया आपने बेचा है, फेयर वैल्यू ऑफ सोल्ड एरिया, उसका 10% आपको एज एडवांस रिसीव हो गया। और चौथा कंडीशन क्या है? रीजनेबली सर्टेन होना चाहिए रिगार्डिंग अल्टीमेट कलेक्शन, ठीक है। तब करेंगे। करेंगे कैसे? सबसे पहले परसेंटेज कंप्लीशन निकालेंगे, कितना कॉस्ट इनकर्ड हो गया डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। ये निकालने के लिए लैंड का भी कॉस्ट लेना है, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड कितना हुआ डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट प्लस आगे कितना लगेगा जोड़ के आता है टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक। रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? सारे यूनिट जितना फ्लैट है बिकने वाला, उनका फेयर वैल्यू इनटू जितना परसेंटेज कंप्लीशन है, तो रेवेन्यू आ जाएगा। कॉस्ट कैसे आएगा? एक्चुअल कॉस्ट जितना इनकर्ड हो गया डिवाइड बाय ये तो टोटल एरिया इनटू जितना एरिया सोल्ड हुआ है। और प्रॉफिट कैसे आएगा? रेवेन्यू में से कॉस्ट घटा के। बार बार बोल रहा हूँ, ये रिलेवेंट नहीं है, स्किप कर सकते हो, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है अपना AS9। देखना, ये डिले पेमेंट वाला बता दिया था, 2% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे। अल्टीमेट कलेक्शन क्या मानेंगे? सर्टेन नहीं है, अनसर्टेनिटी है, इसलिए रेवेन्यू को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये क्या है? इंस्टॉलेशन वाला सेल है, लेकिन इसमें एक बढ़िया पॉइंट दिया है कि जब हमने एक एक है जो सिंपली इंस्टॉल हो जाता है, सिंपल है, और दूसरा है जिसके लिए हमें इंस्टॉलेशन के लिए भेजना पड़ता है, हम जाके करवाते हैं, हमारी जिम्मेवारी, करेक्ट। लिखा है इंस्टॉलेशन हमने ध्यान से सुनना, जब हमने मशीन सप्लाई करी, बोथ मशीन वेर एक्सेप्टेड बाई ST। एक्सेप्टेड का मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड हैज बीन ट्रांसफर्ड। अगर ये वर्ड नहीं लिखता तो हम क्या मानते हैं? जब इंस्टॉल्ड हो जाता है तब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर है, तब मानेंगे सेल। लेकिन जब हमने मशीन भिजवा दिया उसी टाइम उसने एक्सेप्ट कर लिया मशीन को, यानी कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया। 31 मार्च को भिजवाया तो मैं 31 मार्च को ही दोनों का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूंगा। बोलो फटाफट से। इंस्टॉलेशन मैंने अगले दिन कराया है, अगर ये वर्ड नहीं होता कि एक्सेप्ट किया है तो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर तब तक नहीं मानते जब तक इंस्टॉलेशन ना कराना पड़े। अब देखो, मशीन 1 तो सिंपल है, वो अपने इंप्लॉय से ही इंस्टॉल करा लेगा, लेकिन मशीन 2 क्या है? कॉम्प्लिकेटेड है, जिसके लिए हम भेजते हैं इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक।
और मशीन 2 की इंस्टॉलेशन भी अगले साल हो रही है, 2 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल तक। ठीक है, इंस्टॉलेशन फी 10,000 लेते हैं। अब बताओ रेवेन्यू तो रिकॉर्ड कर लिया था क्योंकि रिक्स एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया था इंस्टॉलेशन से पहले ही, लेते ही उसने मान लिया था कि हाँ भैया बिक गया, कोई बात नहीं, आप कर जाना, दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन इंस्टॉलेशन फी ये तो 31 मार्च को नहीं, हमने बस सेल किया है, भिजवाया है। मशीन 2 को इंस्टॉलेशन हो रहा है 2 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल के बीच में। इंस्टॉलेशन फी हम कब रिकॉर्ड करते हैं एज रेवेन्यू? इंस्टॉलेशन फी क्या है? सर्विस है। मशीन जो भेजा था वो गुड्स था, उसका अलग है। गुड्स उसने एक्सेप्ट कर लिया, रिक्स रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया। इंस्टॉलेशन फी व्हेन सर्विस गेट कंप्लीटेड, जब हम इंस्टॉलेशन कर देंगे एट कस्टमर सेटिस्फैक्शन, उसके बाद ही इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन फी नेक्स्ट ईयर जब इंस्टॉल्ड हो जाएगा उसके बाद हम रेवेन्यू रिकॉर्डाइज करेंगे, लेकिन ये जो सेल ऑफ गुड्स है इसका रेवेन्यू हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक, बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है बच्चे, इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि आप आराम से कर सकते हो। चलो, GM manufacture and sell television. Television are shipped on a customer by ship. In order to transfer the risks related to shipment of television, GM also get insurance and cover goods while they are in transit from factory location to customer location. Insurance policy will reimburse GH for the value of goods in the event lost or damaged at any time during customer location. Legal title passes when goods arrive at customer location. कह रहा है जीएच कंपनी है जो गुड्स मैन्युफैक्चर करती है टेलीविजन और सेल करती है, ये कस्टमर के लोकेशन पे भिजवाते हैं। यहाँ पे पता है कुछ सेल कैसा दिख रहा है, CIF की तरह कस्टमर की एग्रीड लोकेशन पे भिजवाते हैं लेकिन ये क्या करते हैं, ट्रांजिट में कुछ नुकसान ना हो जाए उसके लिए इंश्योरेंस करा देते हैं कि बाई चांस टीवी फूट गए, टीवी डैमेज हो गए तो इंश्योरेंस कंपनी इनको कंपेंसेट कर दे। टाइटल कब पास होता है रिक्स एंड रिवॉर्ड? जब लोकेशन पे अराइव हो जाए। अब बताओ सेल कब रिकॉर्ड करेगा? तो पहले तो लिख देना कंडीशन जो AS9 बोलता है तीनों, उसके बाद बोलना जीएच लिमिटेड का रिक्स एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कब हो रहा है? जब गुड्स कस्टमर के लोकेशन पे अराइव हो जाए। तो इसीलिए सेल कब रिकॉर्ड करेगा? जब कस्टमर के लोकेशन पे गुड्स अराइव हो जाए, रीच हो जाए। ठीक है चलो फटाफट से आप थोड़ा बहुत पास्ट ईयर क्वेश्चन बना लेना। मैंने जितना डेप्थ में हुआ उतने डेप्थ में आपको पढ़ाया, 2 घंटे की क्लास आज की खत्म हो गई। ठीक है, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। मजा आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए, साथ ही में आपको क्या करना है फटाफट से बताओ, लाइक करना है वीडियो को। चलो।